हम चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद आपका कौन सा सब्जेक्ट को ऊपर आपको ध्यान देना है, खास के लिए बीपीएससी 17 या TRE 4 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी, भविष्य में तैयारी कर लेकर जा रहे हैं उनके लिए बात करेंगे। ऑब्जेक्शन से रिलेटेड आप क्वेश्चंस, कोई भी लोग है, किसी और के इंतजार में मत बैठिए कि कोई और फॉर्म भर देगा। आप लोग के टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी मैंने शेयर किया है, बस उसको आप एज इट इज आपको वहाँ पर सबमिट करना है, आपको बेनिफिट हो जाएगा, वहाँ से आपको बेनिफिट हो। किसी और के इंतजार में मत बैठिए कि आपका, अगर आपको डाउट है, इन्फॉर्मेशन मिल चुका है और आपके पास समय है, लॉगिन आईडी कीजिए और आप जाकर सबमिट कर दीजिए। कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप हमेशा ओपन रहता है, वहाँ से आप अपने क्वेश्चंस को राइट कर सकते हैं। यूआर वालों को थोड़ा दिक्कत होगा, कट ऑफ्स में कई लोग का क्वेश्चंस हैं, अगर जितने भी 1 to 5 6 to 8 9 से 10th में सभी विषयों पर बात करेंगे। और कैटेगरी वाले जितने भी SC ST OBC EWS वाले इन और महिलाओं के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। और TRE 1 और TRE 2 में जो धांधली हुई या फिर इंटरनली धांधली हुई या क्या प्रक्रिया हो चुकी है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, पूरे अच्छे से विस्तार से बात करेंगे। एक और वीडियो को जितने लोग अभी कनेक्ट हो पा रहे हैं, आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जो भी डाउट होता है आप डाउट पूछ सकते हैं, एक एक मुद्दे को अभी तक का जो भी अपडेट है उसके बारे में जानते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। आपके क्वेश्चन आंसर को भी हम लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं पहली बातें आज। सबसे पहली बात देख सकते हैं बीपीएससी 69 का, रिफ्रेश करके देखें 69 का आ गया है। कंबाइंड जो आपका शेड्यूल किया गया है, यानी टू बी इंस्टॉल एंड सबमिटेड ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पार्ट 1 एंड आप देख सकते हैं इसमें सारा कुछ दिया गया है। इस तरह से फॉर्मेट देख करके आपको जो 17 का प्रिपरेशन कर रहे हैं या 69 का कर चुके हैं, इस तरह से एक गो थ्रू कर दीजिए। KYC जिसको कहते हैं, ये आपको फॉर्मेट में अनुक्रमांक नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका क्या था, और आपके जो रंगीन आपको फोटो है उसका उम्मीदवार का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है आपको, जैसे कि आपका उदाहरण में दिया है राकेश कुमार चौधरी, ना लिख करके पूरा, सॉरी राम कृष्ण चौधरी, तो पूरा नाम आपको लिखना होगा, ठीक है। पिता का नाम लिखना होगा, पति अगर पूरा नाम है तो उसमें विवाहित महिला के लिए सिर्फ है। माता पिता का व्यवसाय क्या है, माता पिता का वार्षिक आय क्या है, जन्म तिथि क्या है, प्रमाण पत्र छाया प्रति आपको लगाना पड़ेगा, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है इंक्लूजमेंट के साथ ऐड करना होगा। उम्र का सत्यापन करने के लिए आपको 10th का देना पड़ेगा। 1 अगस्त 2023 के अनुसार उनका उम्र, ये 69 बीपीएससी का हम बता रहे हैं, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। एक एक चीज़ को जब अभी तक का जितना इन्फॉर्मेशन है बीपीएससी से रिलेटेड, क्योंकि ये आपका कोरिलेट कर रहा है सभी चीज़ें बीपीएससी से। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हालांकि TRE 3 वाले के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग का होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिहार शिक्षा विभाग करती है, तो एज इट इज यही फॉर्मेट रहता है, तो आपको एक आइडिया भी लग जाएगा किस तरह से आपको करना है। तो इसलिए हम इसको कंटिन्यू करके एज इट इज यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं, फिर आपको कंटिन्यू बताते हैं। ये आपको रहने वाला है, और जन्म तिथि आपका हो गया अगस्त। उसके बाद फिर पत्राचार का जो पूरा पता आपका, किस मोहल्ला में, टोला, थाना, घर, पिन कोड क्या है, सारी चीज़ यहाँ लिखना है। अस्थायी पता भी लिखना है, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। अस्थायी का पता का प्रखंड, अंचल, जिला पदाधिकारी। उसके बाद जाति, किस जाति से आप हैं। आरक्षण के लिए अगर कोई है आपके पास दावा है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से, या फिर अनुसूचित जनजाति, SC ST OBC, उसका प्रमाण पत्र छाया प्रति आपको लगाना पड़ेगा, और उसको इंक्लूजन में आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग जी आरती गुप्ता, गुड मॉर्निंग आप सभी लोग को, सॉरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फर्स्ट टाइम आए इसलिए गुड मॉर्निंग, कभी भी फर्स्ट टाइम आते तो गुड मॉर्निंग, एनी हाउ गुड इवनिंग सभी लोग को। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे सबसे बढ़िया है गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट से जय हिंद सभी लोग को, जय हिंद। आगे बढ़ते हैं। जाति के लिए आप सभी लोग लिख दीजिएगा, और ये सारे जितने भी इंक्लूजन आप इंक्लूड कर दे के आप ये इस तरह से हिंदी इंग्लिश पे साइन करके बाकी आप कर देंगे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा 69th वाले जो अभी लोग देख रहे होंगे, 1,00,000 से ज़्यादा उन लोग को रोल नंबर के साथ उनको जो दिया गया है, यहाँ से आपको लॉगिन पोर्टल पर आप लॉगिन करके 100 KB से कम डाटा में आप जाकर के 11 से लेकर के 19 सितंबर तक आप सभी लोग अपलोड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये जिन लोगों का सफलता मिल चुकी है, यानी कि मेंस में इनको क्वालिफाई किया गया है। अब यहाँ से लगभग 3 गुने लोगों को यहाँ सेलेक्ट किया गया है मेंस के लिए, तो इन सभी को इंटरव्यू के लिए मौका दिया जाएगा जल्दी। ये लोग अपना सत्यापन करेंगे। देख सकते हैं इन लोग को जो है आपको पाली दिया गया है, यानी कि एकीकृत, यानी 69th आपका बीपीएससी में लिखित परीक्षा का परीक्षाफल जो आ गया है 31 अगस्त 2024 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें से 1208 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया। आयोग सभी अभ्यर्थियों का उनके दस्तावेज, अब बीपीएससी का हम हिस्ट्री बताएंगे, 5 से 6 साल का जितना भी अभी तक का हिस्ट्री है, सभी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे, और कितनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, क्या चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। आपके क्वेश्चंस भी हम ले रहे हैं, देख रहे हैं। संजद, विवेक,
सभी लोग का आंसर हम बता रहे हैं, जस्ट वेट अ मोमेंट। ये देख सकते हैं जितने लोग का है, यानी इन सभी का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग को शायद पता होगा, इसीलिए डिमांड कर रहे हैं। इसीलिए हम देखिए ये सब चीज़ें आप लोग को टीआरडी वाले के लिए यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन वाले को दिखाए इसलिए रहे हैं ताकि आप लोग के आंखें खुलें इसलिए खुल सके। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका डीवी पहले हो जाता है इस तरह से, जिस तरह से अभी ये बीपीएससी करवा रही है, ये बिहार में ही हो रहा है, कहीं और पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, अफगानिस्तान में नहीं हो रही है, बल्कि ये बिहार में ही हो रही है। इसलिए आप लोग के लिए डिमांड की जाती है कि आप आ करके अपना करवाइए। डीवी करवाने से होता है कि जितने भी फर्जी डिग्री वाले होते हैं या जो योग्य नहीं होते हैं या एलिजिबल नहीं होते हैं उनका बाहर किया जा सके। चलिए एनी हाउ आप कोरिलेट ये बीपीएससी है करा सकती है, तो आप बिहार शिक्षा विभाग भी करा सकती है। इसलिए डिमांड हम हमेशा करते हैं, एक तो 1 कैंडिडेट पर 1 रिजल्ट होने, यानी एक सीट पर 1 रिजल्ट होना चाहिए, चाहे 6 to 8 में हो या 9 से 10th में हो, 11 से 12th में हो, या फिर पीआरटी कई लोग का डीएलएड और बीएड दोनों डिग्री होती है। एक सीट ये डिमांड है। दूसरी डिमांड है डीबी पहले होना चाहिए। इन लोगों का भी डीबी देखिए इंटरव्यू से पहले हो रही है कि नहीं हो रही है, आप लोग खुद देख सकते हैं। ये मेरे द्वारा नहीं किया गया है, ये बीपीएससी के साइट पर से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये ऐसा किया जा रहा है, तो आप लोग के साथ भी होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं है। टीआरडी 1 में भी नहीं हुआ था, टीआरडी 2 में भी नहीं हुआ और इस बार भी नहीं होगी संभवतः। अदर स्टेट फीमेल के संस्कृत में 78 में चांसेज है। जनरल कटअप सभी बताएंगे। आप लोग का क्वेश्चन आप अपना पुटअप कीजिए, एक एक क्वेश्चन सबका उसका हम जवाब दे देते हैं। पहले जो मेन पॉइंटर्स जो कहना हम चाहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर कर देते हैं। 2-3 मिनट आप वेट कीजिए, होल्ड कीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। देखिए इन लोग का जो डीवी है आप लोग से मतलब नहीं है। जो 69 वाले अगर जुड़े होंगे, इन लोग का प्रथम पाली और सेकेंड पाली में डीवी होने वाले। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ ये लोग ले जाएंगे और यहाँ सत्यापन करेंगे। उसके बाद इनको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा और इनके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी XYZ, मान लीजिए इनका 10th का कोई दिक्कत आ गया, 12th में दिक्कत आ गया या ग्रेजुएशन बेसिस पर है तो ग्रेजुएशन में दिक्कत हो गया तो इनको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आएगी। इसी तरह से अगर आपका डीवी टीआरडी वाले के लिए, टीआरडी 3 वालों के लिए हो जाता है, अगर किसी का फर्जी डिग्री है या योग्य नहीं है, जो कि प्रूफ के साथ हम बात करेंगे, बीपीएससी शिक्षा विभाग ऑलरेडी वो सब चीज़ जारी करती है टाइम टू टाइम। अगर वो बाहर हो जाते हैं तो जो योग्य हैं, जिनके पास सभी डॉक्यूमेंट्स है, जो उनके पास एलिजिबिलिटी है, उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर मिल जाता है। सुनहरा अवसर मिल जाता है और उनके घर में एक चिंगारी या फिर दीपावली सालों भर चलती है। चलिए आगे बातें करते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। देख सकते हैं जितने भी आप लोग के लिए ऑब्जेक्शंस के लिए मैंने बताया, आपको ऑब्जेक्शंस के लिए आपके जितने भी प्रूफ है मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। ये टेलीग्राम ग्रुप में देख सकते हैं। एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन दिया गया होता है, मृदा का पलवाड़ क्या संबंधित है आपका, मैंने यहाँ पर दिया गया है। मृदा का आपका पौधों के बीच में अनवरत आपका भूमि जो है जैसे जैव पदार्थ जैसे घास फूस से ढके जाते हैं, ऐसे मृदा का आर्द्रता रुक जाती है। ये आपका यूनिट 2 में एनसीईआरटी से लिया गया है, पृष्ठ संख्या 12 है। इस तरह से आप देख करके सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बातें करें, एक भूगोल का क्वेश्चन था, इस तरह से देख सकते हैं। और ये आपका जी सेट का था, क्वेश्चन नंबर 61। निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो ये सोन नदी घाटी परियोजना है। इसका आंसर आप देख सकते हैं, आपका सोन नदी घाटी परियोजना, इसका पूरा प्रूफ के साथ है। पेज नंबर 221 नंबर है, एनसीईआरटी यूनिट आपका पेज नंबर 221, 222। और ये बिहार कृषि एवं वन संसाधन, इसी को उठा करके आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट कर देना है। वहाँ पर 100 KB से कम है और ये आपको पूरा इसका साक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कुछ क्वेश्चन है जो मेरे पास प्राप्त हुआ है, उसको हम शेयर करते हैं। कांग्रेस के समाजवादी पार्टी की दल स्थापित हुई थी कब? जून 1934। उनमें से कोई नहीं, इन्हीं में से एक से अधिक। इसमें देखिए आंसर दिया है मई 1934, इसके प्रूफ के साथ है, इसको आप दे सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक प्रकाशन में भी दिया गया है इंदिरा गांधी का आधुनिक भारत में सामाजिकरण, और इसका मेन पृष्ठ है। और इंग्लिश वाले ये फ्रीट है, इसको भी आप दे सकते हैं प्रूफ में। ये आपका मई 1934 में होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मई 1934। ठीक है, सी ऑप्शन है। इसका आंसर बीपीएससी कुछ और दिया है, तो आप इसको प्रूफ में ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विज्ञान के लिए कुछ क्वेश्चन थे, इसके क्वेश्चन से भी क्लियर नहीं है। ऑब्जेक्शंस वाले ये क्वेश्चन से देख सकते हैं। यहाँ पर आपका भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन के रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा था? ABC इनमें से कोई नहीं आपका, तो इनमें से सही आपका कोई नहीं होगा। इसके प्रूफ आप यहाँ से देख सकते हैं, इसके प्रूफ यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट बातें करें, ये सारी चीज़ें आयोग की कुछ क्लियर हो पाया होगा, यस नो भी। 60-70 तक बीपीएससी वाले के लिए जो आपका न्यूज़पेपर से अभी आइडिया निकल के आ रही है,
कट ऑफ से बातें करेंगे। लास्ट मोमेंट में आप लोग सभी लोग क्वेश्चन पूछिएगा, आप लोग का एक एक क्वेश्चन हम क्वेरी सॉल्व करके इसके बाद वीडियो को बंद करेंगे, डोंट वरी। रेवेन्यू ऑफिसर के लिए आपका लगभग आरडीओ का पोस्ट है 393 बताई जा रही है, न्यूज़पेपर का कटेंगे, न्यूज़पेपर का से इन्फॉर्मेशन लिया गया। और रेवेन्यू ऑफिसर आरओ के लिए 287 पोस्ट है। और ये आपका सब डिविजनल ऑफिसर मजिस्ट्रेट के लिए, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम जिसको कहते हैं, 200 लगभग इसमें सीटें हैं। इसमें ऊपर नीचे होगा, ये ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन नहीं है। और आपका बीपीआरओ का है, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के लिए लगभग 75 से 80 सीट आने वाली है। और जिला शिक्षा पदाधिकारी डीओ के लिए आपका 28 से 30 सीट है। नगर कार्यपालिका पदाधिकारी एमईओ आपका 58 से 60 सीटें हैं। जेलर के लिए 50 सीटें होंगी। ये आपका रहने वाली तिथि यानी कि जो विज्ञापन आने की संभावना है 15 सितंबर से पहले आ जाएगी। पीटी आपका 17 नवंबर को निर्धारित किया गया है और आपका रिजल्ट जनवरी में होगा। हालांकि जो पिछले 30 सितंबर को दिया गया था उसको अब चेंज कर दिया गया। अब बातें करते हैं TRE-1 से। TRE-1 आपका TRE-1 से देख सकते हैं, TRE-1 से डोमिसाइल हटाने जाने वाले पर अभ्यर्थियों ने लागू करने की मांग किया गया है। कई राज्यों से लागू है डोमिसाइल, कई राज्यों में ऐसा डोमिसाइल आप लोग को भली बात ही पता है, चाहे किसी भी अदर स्टेट की बात कर लें। जैसे बगल में ही झारखंड से बात कर लीजिए, झारखंड कुछ दिन पहले वो जन्म लिया है, उसका 2000 में उसका जन्म हुआ, लगभग आपका 24 साल का अभी नहीं हुआ पूरी तरह से। 15 नवंबर को जाकर 24 साल उसका होगा, तो वो भी अभी पूरी तरह से उनका डोमिसाइल वहाँ पर लागू है। अगर आपके पास डोमिसाइल है झारखंड का तो ही अप्लाई कर सकते हैं, बाकी आप लोग समझ सकते हैं। बिहार डोमिसाइल हटाने से हो रही है अभ्यर्थियों का हकमारी, शिक्षक अभ्यर्थियों का हो रहा है भारी नुकसान। TRE-1 से डोमिसाइल हटाने जाने पर अभ्यर्थियों ने लगभग 50% जो ओपन किया गया है, यानी कि अदर स्टेट वालों के लिए 40% जो हटाया गया, उसमें से 40%, 60% रिजर्वेशन EWS के साथ होता है, EWS के साथ, और 40% जो रजिस्ट्रेशन सीटें बढ़ जाती है। मान लीजिए 1,70,000 पहली बार वैकेंसी आई थी, उसका 40% अगर निकालेंगे 17 चौका 67, लगभग 68,000 के आसपास वैकेंसी जो थी जनरल लोगों के लिए ओपन किया गया था। इसमें से आंकड़ा निकाली गई थी TRE-1 में ऑलमोस्ट 90% या 88%, कहीं कहीं 85% जो है बच्चे वो अदर स्टेट के आ गए हैं और बिहार के बच्चों की हक मारी गई। ये पूरा आंकड़ा के साथ हम बता रहे हैं, एक एक नंबर के साथ बता रहे हैं, ये एक्चुअल डाटा है। इसमें कितनी इंटरनली धांधली हुई, कितना अतुल जी ने अतुलनीय काम किया या फिर किसने क्या किया, इसका अभी तक जांच चल रहा है। अभी तक ये प्रक्रिया आपके जांच अधिकारियों के पास अभी जांच में है और ये अभी तक उसके लिए फाइट कर सकते हैं। देख सकते हैं बैठक करते हुए शिक्षक अभ्यर्थी जितने भी लोग हैं जिनका हक मारी गई है। अभ्यर्थियों ने TRE-3 से रिजल्ट पहले की DVE की मांग कर रहे हैं, अब TRE-3 से इसीलिए DVE की मांग कर रहे हैं। देखने अभ्यर्थियों ने आपका जो है TRE-3 से पहले आपका रिजल्ट आने से पहले DVE की मांग कर रहे हैं। इसमें सभी लोग का बेनिफिट होगा, चाहे यूपी से हो, बिहार से हो या किसी को भी। अगर आपका DVE होता है प्रॉपर ढंग से तो ऐसे हजारों लोग हैं जो कि योग्य होंगे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इसे देख सकते हैं TRE-1 और TRE-2 में हजारों की संख्या में फर्जी और अयोग्य शिक्षक बन गए हैं। अगर रिजल्ट से पहले दस्तावेज सत्यापन यानी DVE हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आज योग्य अभ्यर्थी सड़क पर ना हो वर्ग विद्यालय में होते। लेकिन सरकार यहाँ सिर्फ आंकड़ों का खेल खेलती है, बस बिहार के जनता को झूठा आंकड़ा दिखा करके भ्रमित कर रही है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि अगर TRE-3 के रिजल्ट से पहले दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एक अभ्यर्थी का एक रिजल्ट यानी कि वन सीट पर वन रिजल्ट जारी नहीं होता है तो अभ्यर्थी न्यायालय के शरण से जाने से भी पीछे नहीं हटेगा। यानी हो सकता है इसमें आपका केस हो, निर्माणाधीन हो गई, कोई क्वेश्चंस ऑब्जेक्शंस होगा। BPSC आपका ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोग को। ऑब्जेक्शंस के लिए मैंने इससे संबंधित आपको वीडियो बनाया था, आपको बताया था, इसमें आप फिर से देख लीजिए। सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा, जैसे 6 to 8 में आपका मैथ साइंस है, कौन सा बुकलेट नंबर है ए आपका EFG आप जो भी चूज करना है। क्वेश्चन नंबर आप चूज कीजिए, कैंडिडेट का आपका आंसर क्या था और ओरिजिनल आंसर की BPSC ने क्या जारी किया वो आपको देना है। और फिर आपका उसको डिस्क्राइब कीजिए, लगभग 300 कैरेक्टर्स में आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। और कुछ नहीं तो एटलीस्ट आप ये लिख दीजिए एज पर द टेक्स्ट बुक NCERT देयर शुड बी आंसर ऑफ दिस वन। मान लीजिए न्यूटन सेकंड लॉ से क्या निकल के आती है, तो फोर्स की परिभाषा निकल के आती है, तो उसी को आप डिस्क्राइब कर दीजिए इंग्लिश में, ठीक है। इस तरह उसका 100 KB से या तो JPG फॉर्मेट इसमें आप सबमिट कर सकते हैं। चलिए ये इस तरह से दे सकते हैं, इसीलिए DVE की डिमांड कर रहे हैं। जो आपका लगभग 8 लोगों को सारण से बाहर किया गया है, 8 लोगों को सारण से बाहर किया गया, ये सब अयोग्य थे, यानी कि 60% इनको से क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए सीटेट में पास होने के लिए 90 नंबर लाना मैंडेटरी है अदर स्टेट वालों के लिए। चाहे अपने स्टेट में आपको 83 में पास मान ले, 85 में मान ले, लेकिन बिहार में अदर स्टेट वालों के लिए, UP वालों के लिए, MP वालों के लिए या हरियाणा वालों के लिए, झारखंड वालों के लिए, राजस्थान वालों को 90 लाना
मैंडेटरी है, देख सकते हैं। इसी तरह से इनको बाहर किया गया। ये ज़्यादातर सभी लोग यूपी से ही है, सभी लोग यूपी से हैं जिनको 80 से कम 90 से कम आने के बाद भी इनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया। कई लोग कार्ड भी कर चुके हैं और कई लोग का महीने 2 महीने 6 महीने का सैलरी भी उठा चुके हैं। एनी हाउ, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये दे सकते हैं ऑब्जेक्शंस के लिए क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें आप अब आपके सारे क्वेश्चंस लिए जाएंगे, डाउट आपके क्लियरिफाई किया जाएगा एक एक को डाउट। और वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। आप लोग को शायद इकट्ठा इतना इन्फॉर्मेशन एक साथ मिल गया होगा, कुछ अच्छा लगा होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आगे, चलिए एक एक का क्वेश्चंस आप अपना क्वेश्चन फिर से पूछना शुरू कर दीजिएगा। संजय अहमद, आपका उर्दू का कटअप कितना जाएगा? ईबीसी का मैं आपको बता देता हूँ। कटअप से रिलेटेड फाइलें देख सकते हैं। अगर पीआरटी की बात करें, आपका ये जनरल का है, जनरल सब्जेक्ट का, यानी कि जो समान सब्जेक्ट है उसका है। सभी का एक एक सब्जेक्ट का हम बता देते हैं यहाँ पर। आपका जनरल का अगर 75 से लेकर के ये अंतिम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाली है। मैं लास्ट बोल रहा हूँ, ये रहने वाली है, आपका चेंजेस नहीं होने वाली है। एज पर इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों ने डाटा दिया या फिर जो आपने मेरे पास जो है इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। 6 to 8 9 से 10th और पीआरटी के लिए भी मैंने यहाँ शेयर किया था। तो आप लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन दिया है 6 to 8 का सोशल साइंस का हो गया, आपका 95 कितने लोग हैं, 65 कितने लोग हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मुझे प्राप्त हुआ है। उसके बेसिस पर आप सारी चीज़, कोई भी 5-6 नंबर सभी लोग का लगभग 70-80% लोगों का नंबर कम हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बातें करते हैं। EWS का आपका 65 से 70 के बीच में रहेगा। अगर आपका 70 प्लस है तो सिलेक्शंस के लिए आप डीबी के लिए तैयार कर सकते हैं। या फीमेल के लिए 55 से 60 के बीच में है, 60 प्लस है तो आप डीबी के लिए तैयार हो जाइए। अगर 55 से कम है तो आप TRE4 के लिए तैयार हो जाइए। ये आपके डीबी के वालों के लिए है, ये आपके TRE4 के लिए है। नेक्स्ट है EBC वालों को 62 से लेकर 65 के बीच में रहेगा। EBC फीमेल में आपका 52 से 56 रहेगा। BC के अगर देखेंगे 68 से 72 के बीच में रहेगा। और BC फीमेल के लिए 58 से 62 के बीच में रहेगा। SC के लिए आप देखेंगे 57 से 60 के बीच में रहेगा। और ये SC फीमेल का 50 से 53 का रहेगा। ST अगर आप मेल के लिए बात करें 58 से 60 के बीच में रहेगा, ये आपका फीमेल का रहने वाला है। उर्दू का हम बताते हैं, उर्दू का बताइए आप। ओके, उर्दू का लिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, UR के लिए यहीं पर मेंशन कर देता हूँ सभी लोग का उर्दू का। चलिए उर्दू के लिए आपका रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं 74 से लेकर के 78 के बीच में रहेगा UR के लिए। आपका UR मेल के लिए, UR के लिए UR यहीं से उठा लेते हैं। आपका ये मेल का रहेगा और ये फीमेल का, ये फीमेल का आपका 64 से 68 के बीच में रहेगा, 68 के बीच में। EWS की बात करें, EWS का आपका 63 से लेकर के 68 के बीच में रहेगा। 10 नंबर का यहाँ पर डिफरेंस है, 10 नंबर के आसपास रहेगा। और फीमेल की बात करें तो लगभग 54 से लेकर के 58 तक रहेगा। EBC की बात करें, EBC आपका लगभग वही आपका 62 से लेकर के 67 के बीच में रहेगा। 67 प्लस है आपका, तो आप सेफ मानिएगा अपने आप को। और फीमेल की बात करें यहाँ पर आपका 53 से लेकर के 57 के बीच में रहेगा। और आपका BC की बात करें, BC का आपका 64 से लेकर के 69 के बीच में रहेगा। BC का यहाँ पर 2 नंबर ज़्यादा रहता है यहाँ से, तो 55 के बीच में रहेगा, 55 से लेकर के और 58 के बीच में रहेगा यहाँ पर 58-59। SC की बात करें, SC की बात करें तो आपका 55 से लेकर के 58 के बीच में रहेगा। और फीमेल की बात करें तो ऑलमोस्ट आपका 50 से लेकर के 54 के बीच में रहेगा, 54। SC अगर ST की बात करें तो यही आपका रहेगा 54 से लेकर के 57 के बीच में रहेगा। और फीमेल की बात करें तो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से 1 नंबर 2 नंबर ज़्यादा भी रहेगा तो आपका चलेगा, यहाँ पर 53 के बीच में आपका रहने वाले हैं। आई होप कि क्लियर हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार भी उतना ही जाएगा? जी हाँ, उतना ही जाएगा, लगभग TRE1 के समकक्ष ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला। TRE1 का कटअप यहाँ पर देख सकते हैं आपका। TRE1 का इस तरह से गया था 67, जनरल का गया था, फीमेल का आपका 57 है, EWS का 56 है और ये फीमेल का था। लेकिन 52 कभी नहीं जाएगा। ओके, हो सकता है ज़्यादा होगा तो 45 जाएगा। 45 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका जो है 39 है। तो आपका कौन से कैटेगरी की बात कर रहे हैं आप, कौन से कैटेगरी की बात कर रहे हैं? ओके, 39 गया था आपका EBC का लास्ट टाइम, आपका इस बार बोल रहे हैं 39। देख लीजिए आपका ये रहने वाला है, फीमेल का आप देख लीजिए अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। ओके, EBC की बात कर रहे हैं। ओके, EBC मेल का देख सकते हैं, EBC का मेल का ये रहने वाला है। और फीमेल का आप बात कर रहे हैं तो ये आपका रहने वाला है फीमेल का।
आपका कितना नंबर आ रहा है आप बता दीजिएगा, आपका कितना जाएगा, आपका कितना मार्क्स बन रहा है आप उसके बेसिस पर बता सकते हैं। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट बात करें 6 to 8 की। 6 to 8 की अगर बात करें हम 6 to 8 की, यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका SST का है। SST का कट ऑफ थोड़ा डाउन जाएगा एज कम्पेयर टू, हम यहाँ पर ज़्यादा लिखे हुए हैं मैं खुद बता रहा हूँ। और क्योंकि इसमें हिस्ट्री या सब्जेक्ट कम्बिनेशन में बहुत लोगों का दिक्कत हुआ, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स होगा, इसके कारण कई लोगों का जो है कट ऑफ डाउन होगा। 50 में चांसेज है, 51-2 है आपका, 2 से 3 नंबर का डिफरेंस होगा, बट आपका हो जाएगा। सर्वेश यादव आपका PRT जनरल में 75 में चांसेज है, 75 में चांसेज है, ठीक है। सर ऑब्जेक्शन तब रिमूव हो गया है क्या, अब रिमूव हो गया है कि लॉगिन करने के नहीं दिख रहा है? आप लोग को दिखेगा नहीं, जो नितिन राठौर जी पूछ रहे हैं ये सभी लोग का क्वेश्चंस होगा, तो सभी लोग देखिए नितिन के जगह सभी लोग का आंसर मिलेगा। ऑब्जेक्शंस आप जो कर लेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, उनके पास इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। एक आपको ऑब्जेक्शंस ID मिल गया होगा, एक ग्रीवेंस नंबर जिसको कहते हैं, ग्रीवेंस नंबर आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, उसको नोट करके रख लीजिए कोई कहीं भी कॉपी पेन में, ठीक है। या आप अगर आपके पास ऑप्शंस है अभी ओपन है तो फिर से उसको दोबारा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए किसी ने 51 नंबर क्वेश्चन किया, नितिन ने किया था 51, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो अभी आपके पास समय है, आज आपका 4 तारीख है, अभी आपके पास समय है 8-9 तक, जब तक भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है उसको दोबारा कर सकते हैं, दोबारा कर लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लीजिएगा अपने पास इन्फॉर्मेशन। PRT में UR में 79 में हो जाएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें आपका SST में आपका है यहाँ पर जो मैंने मेंशन किया है, यहाँ से 4 से 5 नंबर सभी लोग का डाउन जाएगा, जितना भी मैंने किया है 4 से 5 नंबर यहाँ से डाउन जाएगा, ये अंतिम रहने वाला है। यहाँ से 3 से 4 नंबर SC ST वालों के लिए, EWS वालों को बेनिफिट होगा, UR वाले के लिए लगभग यही रहने वाला है। 80 से 85 यहाँ बता रहे हैं, तो लगभग आपका यहाँ से 70 से 75 के बीच में जाएगा, 5 नंबर यहाँ से डाउन जाएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें मैथ और साइंस के लिए 80 से 82 के बीच में रहेगा। इसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन का कोई दिक्कत नहीं था, क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आप देख सकते हैं, और ये आपका रहने वाला है। और ये EWS का 70 से 74, ये फीमेल का रहने वाला है, ये BC है, और EBC SC और ये ST का आपका देख सकते हैं। नेक्स्ट आरती SST में आपका फीमेल में 54 में आपका हो जाएगा। SC कैटेगरी भी आपके पास है, SC कैटेगरी जो आपका देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसमें से 4 से 5 नंबर डाउन करके मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है सभी लोग का। ST वाले के लिए यहाँ से 5 से 6 नंबर डाउन होगा, माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन और क्वेश्चन पेपर का लेवल के हिसाब से इस सभी लोग का डाउन होगा, जितना भी मेंशन किया है ऊपर में आप सभी लोग माइनस कर लीजिएगा 5 नंबर। ओके, नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें हिंदी के लिए, हिंदी में आपका 80 से 85 के बीच में जाएगा, और ये फीमेल का रहने वाला है, इसमें चेंजेस नहीं होगी। EWS का आपका ये रहने वाला है, ये फीमेल का है, और ये BC का आपका, ये EBC का है, ये SC और ये ST का, ये फीमेल वाले यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन संस्कृत वाले देख लीजिए, 72 से लेकर के 75 के बीच में, इसमें भी कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला, जो भी डाटा इन्फॉर्मेशन मिला आप लोग के थ्रू, और अभी तक का जो क्वेश्चन पेपर है इसके हिसाब से यही रहने वाला है, ये देख सकते हैं आपका SC ST EBC EWS, और ये फीमेल के लिए, ये आपका फीमेल के लिए रहेगा। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें, इंग्लिश वाले देख सकते हैं, इंग्लिश वाले में आप देख सकते हैं उर्दू के लिए जितने लोग हैं, उर्दू वाले आप 6 to 8 वाले 85 के आसपास में रहने वाला है, ये फीमेल का है, और ये आपका EWS का है, ये EBC का है, EBC और SC ST का आप देख सकते हैं। चलिए एट द एंड हम बातें करेंगे TRE4 के लिए, जिन लोगों का कट ऑफ से बहुत ज़्यादा नंबर कम है, TRE4 और 70th BPSC के लिए कौन से महत्वपूर्ण 4 से 5 बुक आपको पढ़ना है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। 4 से 5 बुक, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। उस टॉपिक को अगर आप क्लियर कर लेते हैं लास्ट मोमेंट में हम बात करेंगे इसे 5 से 10 मिनट हम इस पर बातें करेंगे। जिन लोगों को इंतज़ार करना है कर सकते हैं, जिन लोगों को इंटरेस्टेड होगा, जिन लोगों का DB से क्लियर है तो DB के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हम बात कर लें। इस तरह से ही आपको फॉर्मेट दिया जाएगा जब आप बिहार शिक्षा विभाग की तरफ जाएंगे, तो ऑलमोस्ट यही रहेगा। और आपको जो मैंने अभी दिखाया है ये फॉर्मेट में आपको वहाँ पर आपको संकलित करके आपको फिर से एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए मौका दिया जाएगा। थोड़ा सा चेंज रहेगा, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने अप्लीकेशन के टाइम दिया है और BPSC मानती है आपने जो भी दिया है सही दिया है, ये मानेगी, पहली बात। दूसरा, शिक्षा विभाग
उसी का वाटर मार्क मांगेगी। वाटर मार्क शिक्षा विभाग, बिहार शिक्षा विभाग आपको लोग का डीबी करवाएगी, तो उसका वाटर मार्क का कॉपी 3-3 कॉपी करके लेके जाना है, वो रहेगा आपका 10th। इसी में कई लोग फर्जीवाड़ा कर देते हैं। क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ क्या यहाँ पर दिक्कतें होती हैं। 10th हो गया, 12th हो गया, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन है, और उसके बाद पीजी है जो 11 से 12th वाले हैं, और आपका CTET हो गया। CTET वाले फर्जी यहाँ पर करते हैं, फर्जी स्टूडेंट करने की कोशिश करते हैं। इनकी भी मानसिकता होती है, कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं ईमानदार होते हैं, ऑनेस्टी होती है उनके हाथ में, वो जाते ही नहीं। कई लोग होते हैं ढीठ, जिसको कहते हैं ढीठ भाषा में, आप बिहारी भाषा यूपी भाषा में आप लोग जो सुने होंगे, ढीठ होते हैं जो ऐसे लोग होते हैं। मैं आपको साक्ष्य के साथ दिखा रहा हूँ, ऐसे लोग होते हैं जो ढीठ होते हैं यानी कि वो चले जाते हैं, पता है उनका कि 80 नंबर मेरे पास 90 नंबर नहीं है, फिर वो चले जाएंगे। उसके बाद उनको बाहर लतेड़ लड़के यानी कि मार के जब भगाते हैं, बाहर करते हैं, तो वो बाहर होते हैं, तो उनको बाहर होते हैं। इस तरह से देख सकते हैं आप लोग, ये ऐसे लोग होते हैं, ये सारे लोग हैं जिनको पता था कि मेरा सिलेक्शन किसी न किसी दिन हमको बाहर कर दिया जाएगा TRE 1 और TRE 2 के दौरान। ऐसे लोग होते हैं जिनको पता है कि 90 नंबर नहीं है मेरे पास, 60 नंबर नहीं है, 60% नहीं है मार्क्स CTET में, फिर भी चले जाते हैं। ऐसे लोग हैं फर्जीवाड़ा करते हैं। बाकी 10th में उनका सही होगा। मान लीजिए किसी का राहुल कुमार नाम है, तो राहुल कुमार के नाम से ही उनका 10th का सर्टिफिकेट होगा, जिससे DOB डिसाइडेड होगा, डेट ऑफ बर्थ इनका डिसाइडेड होगा। 12th आपका इस सेम होना चाहिए, और आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों चाहिए, दोनों के लिए। ग्रेजुएशन के लिए सेम मार्कशीट और सर्टिफिकेट का आपको कॉपी मांगा जाएगा, ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। CTET का आपका जो है आपने डिजी लॉकर से डाउनलोड किया या कहीं से भी किया है, उसको एक कॉपी मांगते हैं। और लोग क्या करते हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ जो वाटर मार्क रहता है उसको देख करके आगे बढ़ा देते हैं, और प्रोविजनल नियुक्ति पत्र दे देते हैं। प्रोविजनल यानी कि औपबंधिक, हिंदी में कहेंगे औपबंधिक नियुक्ति पत्र उनको प्राप्त हो जाता है। वहाँ से जाकर के वो ट्रेनिंग करते हैं, खाना खाते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और उसके बाद स्कूल को भी अलॉट कर दिया जाता है। और ये गलतियाँ होती है बिहार शिक्षा विभाग की, इसलिए DB की मांग की जा रही है पहले हो जाए, ताकि ऐसे लोग, ऐसे फर्जी वाले लोग हैं, अयोग्य लोग हैं, फर्जी वाले नहीं कर सकते, इसमें अयोग्य बिहार शिक्षा विभाग की भी गलती है इसमें। इनको जाना नहीं चाहिए। कई लोग चले जाते हैं ढीठ लोग, उनको जाकर नियुक्ति पत्र मिल जाता है, उनको एक आइडिया भी लग जाता है किस तरह से प्रक्रिया होती है, क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए नेक्स्ट, कोई क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? PRT में आपका PGT बोटनी के लिए बता देते हैं। PRT के लिए आपका 84 में हो जाएगा। असली इंडियंस 84 में हो जाएगा। चलिए जितने लोग अभी, एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं। PGT वाले आप देख लीजिए। चलिए इसमें शायद नहीं है मेंशन किया गया, यहाँ पर भी नहीं। आप अपना नंबर शेयर करिएगा। इस PDF में मेरे पास अभी नहीं इन्फॉर्मेशन है। यूआर फीमेल में मैथ और साइंस का 83 है, चांसेज है। आरती गुप्ता हो जाएगा 83 में आपका हो जाएगा मैथ और साइंस के लिए। मैथ और साइंस का मैंने अभी शेयर किया था। TGT का इसमें है, इस PDF में मैंने अभी डाउनलोड नहीं किया है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन था, बट आप अपना नंबर शेयर कीजिएगा। दीपक सिंह PGT बोटनी वाले, जितने भी PGT वाले इन्फॉर्मेशन है, PGT का यहाँ पर इस PDF में मैंने मेंशन नहीं किया गया है, मतलब कि अभी नहीं है वर्तमान में मेरे पास। मैथ और साइंस वाले देख लीजिए यहाँ पर। मैथ और साइंस आपका EB आपका कौन सा कैटेगरी है? यूआर फीमेल के लिए 81 है। यूआर फीमेल के लिए आप देख लीजिए। आरती गुप्ता अगर यूआर नेक्स्ट आपका यानी PRT के लिए भी आपने दिया है, साथ ही साथ आपका दोनों में आपका चांसेज है, PRT के लिए भी और 6 to 8 में भी, दोनों में आपका हो जाएगा। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ जाकर सिलेक्शंस लेंगे, यानी किस डिस्ट्रिक्ट में लेंगे और कहाँ पर आपका होगा। दोनों में आपका चांसेज है, दोनों आपको DB के लिए कॉल आएगा, और हो सकता है आप अपने अनुसार चूज कर लीजिएगा, क्योंकि अदर स्टेट के होंगे आप। यस, दो अदर स्टेट के होंगे तो नियर बाय आप अपने डिस्ट्रिक्ट के, मान लीजिए UP के होंगे तो आप नियर बाय बक्सर, कैमूर, आप वहाँ पर जो भी आपके नज़दीक में पड़ेगा वहाँ से आप अलॉट कर लीजिएगा। 4-5 हज़ार सैलरी का डिफरेंस होता है, तो आप सजेस्ट कीजिए, मैं सजेस्ट करूँगा सिर्फ 6 to 8 में ही जाइएगा तो बेहतर रहेगा। प्रमोशन से वहाँ से, या फिर आप B.Ed करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके जी, वेलकम, थैंक यू। नेक्स्ट, यस सर, ओके। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें हम बताते हैं,
कुछ बताने की कोशिश करते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर कर लीजिए, शायद आपको इन्फॉर्मेशन भविष्य में काम आए। देख सकते हैं आपका भास्कर आपका है में आज ही की डेट में न्यूज प्रकाशित हुआ, 4 सितंबर है आज का डेट में, 4 सितंबर। कल के डेट में आपका शिक्षक दिवस के रूप में आपका 5 सितंबर आ जाएगा। किन के दिवस मनाते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक छोटा सा जनरल क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हैं, आप लोग ऑलरेडी काफ़ी टीचर अच्छा बनने वाला है। कल टीचर्स डे है, किन के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं, और फर्स्ट राष्ट्रपति इनको मिल चुका था। इनके नाम बताइएगा आप लोग नाम बताइएगा, देखते हैं कितने लोग एक्टिव हैं। नाम कल है 5 सितंबर, शिक्षक दिवस मनाते हैं हम लोग, मनाते हैं। ये किनका जन्म दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, कल किनके जन्म दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। जनरल में 83 में हो जाएगा, राजेश मिश्रा 83 में। चलिए आगे कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ शेयर करते हैं। गणित और विज्ञान के लिए देख सकते हैं सूचना के अधिकार के तहत आपके RTI इन्होंने लगाया था कुछ लोगों ने, और गणित और विज्ञान के शिक्षकों की भाषा जो है कमज़ोर है, और 30% से कम अंक आने पर भी हुई है नियुक्ति। और ये TRE 2 में हुआ था, ये सब काम बहुत बड़ी मात्रा में हुई थी। TRE 1 और TRE 2 में तमाम अनियमितता हुई थी, मतलब कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें रूल्स को तोड़ा गया था जिसका आप कह नहीं सकते हैं। PRT उर्दू का EBC का कितना जाएगा, मैंने अभी शेयर किया था, आप वीडियो को एक बार स्क्रॉल कर लीजिएगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। EBC का आप यहाँ पर देख लीजिए, EBC का आपका फीमेल का ये रहने वाला है, ये मेल का रहने वाला है। इसमें 2 से 3 नंबर डाउन मैं ज़्यादा ही लिखा हूँ, 3 से 4 नंबर मैंने ज़्यादा ही लिखा है। तो आपका अगर कम भी है 4 से 5 नंबर तो भी आपके चांसेज होगी। ये आपका UR के लिए मेल का है, ये मेल का है, और ये फीमेल का है, ये मेल का है, ये फीमेल, आप देख सकते हैं। ऊपर का मैंने हटा दिया, सॉरी। आगे कंटिन्यू करते हैं। सर जी बिहार से PRT में 68 में कोई चांस, बिल्कुल चांसेज है एजुकेशन ब्लॉक से। आप लोग सभी लोग बताइएगा कल के डेट में शिक्षक दिवस है, किनके जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए, गणित और विज्ञान के शिक्षकों की भाषा जो कमजोर होने के कारण अनियमितता किया गया था, बाहरी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में बदलाव का आरोप लगा है। मुजफ्फरपुर में आज एक डेट में नहीं आया, ये प्रकाशित हुआ न्यूज में। नीति में स्कूल बच्चों को स्थानीय भाषा, जैसे कि आप लोग बिहारी में भोजपुरी हो गया, मैथिली हो गया, या फिर मगही हो गया, एटलीस्ट वो सारे भाषा भी नहीं अगर आता है, लोकल लैंग्वेज भी नहीं आता है, तो लोकल वोकल एक सोर्स भी लगाया गया था। लोकल में अगर बच्चों को सिखाते हैं तो आपको आसानी से आता है। प्लीज़ टेल मी सर, प्लीज़ बताइएगा STGT SC में आपका 63 में हो जाएगा, 63 में हो जाएगा। पुष्पा प्लीज़ टेल अवस्थी, सॉरी अवधि मैथ क्या बताना है। हाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पहला इन्फॉर्मेशन मुझे मिला है एजुकेशन ब्लॉक की तरफ से। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए 50 में हो जाएगा हैंडीकैप्ट में, PRT में। चलिए इसमें देख सकते हैं क्या हुआ था लास्ट TRE 1 और TRE 2 के दौरान, क्या हुआ था आपके जो है गणित और विज्ञान भाषा में आपको ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी जो BPSC की परीक्षा में भाषा में फेल हो गए थे। मिनिमम आपको 9 नंबर लाना था और वो भी ला नहीं पाए, फिर भी उन लोग की नियुक्ति हुई थी। 30 नंबर में 9 नंबर लाना मैंडेटरी था, वो भी नहीं ला पाए थे। चलिए 96 में हो जाएगा ऑफ दी मैथ, 96 मैथ और साइंस में आराम से हो जाएगा। 73 आपका फीमेल में अदर स्टेट से है। हाँ बिल्कुल आपका हो जाए, चांसेज है, मैं ये नहीं बोल रहा हो जाएगा बट चांसेज है। 73 यहाँ पर देख सकते हैं, मैथ और साइंस में आपका फीमेल का यहाँ पर चांसेज है। अभी मैं बोल रहा हूँ ये चांसेज है आपका, ये नहीं बोल रहा आपका हो जाएगा। जिन लोगों को हो जाना मतलब कि उसका 100% है, 100%। इनका में है 50-50 होगा, चांस है आपका, आप चांस है, आप होप रखिए, आशा रखिए, साथ ही साथ TRE 4 के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। ओके जी, श्योर। डॉक्टर सर्वपल्ली, हाँ जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कई लोग के पास हमें इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। यस वेरी गुड संजय कुमार। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो पहले उपराष्ट्रपति थे और उनको 1954 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था, और वो पहले पर्सन थे इंडिया के जिनको भारत रत्न मिला, और वही शिक्षक दिवस उनके जन्मदिवस के रूप में हम मनाते हैं। वेरी गुड। और हिंदी दिवस को मनाते हैं हम लोग, हिंदी दिवस और विज्ञान दिवस। 3-4 क्वेश्चन हम मैं दाग देता हूँ, जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन होगा शेयर कर दीजिएगा। एक खेल दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाते हैं, हिंदी दिवस कब मनाते हैं, हिंदी दिवस। एक मैथमेटिक्स दिवस, अगर आप सब्जेक्ट के टीचर बनने जा रहे हैं, मैथमेटिक्स एटलीस्ट तो पता होना चाहिए। मैथ और साइंस वाले जरूर आप इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा, चाहे 6 to 8 वाले हो, 9 से 10th वाले हो, या 11 से 12th वाले हो। मैथमेटिक्स डे कब मनाते हैं,
और किन के जन्मदिवस के ऊपर मनाते हैं। अगर नहीं पता होगा मैं बता दूंगा, डोंट वरी। चलिए इन्फॉर्मेशन पे चलते हैं। हाँ, देख सकते हैं 6 to 8 में आपका जो हुआ था आपका 28, और 9 से 10 में आपका 53 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। सोच सकते हैं 28 ऐसे अभ्यर्थी थे 6 to 8 में जो आपका लैंग्वेज पेपर में फेल हो गए थे, उसके बाद में जिन्हें भाषा में 30 से कम आपको जो है कम से कम आपका एक अभ्यर्थियों के टीआर में की मांग की गई थी। बीपीएससी में से 27 अगस्त को दिए गए जवाब में स्वीकार किया गया था। वर्ग 6 to 8 में आपका मैथ और साइंस वाले अर्हता में 30% से कम उनको सफल होने के लिए 28 उम्मीदवारों की संख्या 28 थी। आपका 9 से 10 में 19। ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें अनियमितता हुई थी। आप पूरा डिटेल में इन्फॉर्मेशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसको चलिए नेगलेक्ट करिए। नेक्स्ट देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका आरटीआई का ये आपका संलिप्तता थी। TRE 1 और TRE 2 के दौरान जितने भी लोग हैं इसके बारे में है। माध्यमिक में 9 से 10, 11 से 12 में विद्यालयों में स्थानीय आपका निकाय के शिक्षकों के द्वारा बीपीएससी के जो है आपका 26/2023 यानी TRE 1 और TRE 2 के तहत नियुक्ति के होने के पश्चात उत्पन्न रिक्ति के TRE 1 और TRE 2 के तहत रिक्त आपको विद्यालय अध्यापकों की संख्या को जोड़ते हुए बैकलॉग की कन्या के TRE 3 के हेतु आरक्षण संशोधन कराने के संदर्भ में है। तो ये आपका देख सकते हैं सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। चलिए 14 सितंबर को, हाँ बिल्कुल वेरी गुड, हिंदी दिवस मनाते हैं। पुष्पा, संजय कुमार, कई लोग का आंसर आना शुरू हो गया। मैथमेटिक्स डे, जो भी मैथ्स और साइंस वाले होंगे जरूर इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा जिनके पास भी इन्फॉर्मेशन हो। अमन गुप्ता सर, यू आर फीमेल में मैथ और साइंस में 83 में हो जाएगा, फीमेल है उसमें भी आपका 100% आपका हो जाएगा। जिनको में हो जाएगा मतलब 100% मानिएगा, जिनको चांसेज है वो आप वेट करिएगा, मतलब कि आप रिजल्ट देखिए और डीबी के साथ साथ आप TRE 4 का भी प्रिपरेशन करिएगा, TRE 4 का भी प्रिपरेशन कीजिए। अमन गुप्ता मैंने शेयर कर बता दिया आपका। 82 है बिजनेस स्टडीज में हो जाएगा, बिजनेस स्टडी। चलिए मैथमेटिक्स डे और खेल दिवस दो आप लोग बताइएगा कब मनाते हैं, 2-3 पूछेंगे बस। खेल दिवस किन के जन्म दिवस पर मनाते हैं और कब मनाते हैं, 2 चीज़ आपका क्वेश्चन है, कब और किन के जन्म दिवस पर। एक मैथमेटिक्स डे, ये आपका लिखा हुआ मैथ्स पूरा नहीं लिखा है, मैथमेटिक्स डे बताइएगा किन के जन्म दिवस के मनाते हैं और कब मनाते हैं। खेल दिवस, ये हॉकी के जादूगर इनको कहते हैं, हॉकी के जादूगर, और इनको कैलकुलस में, ट्रिगोमेट्री में नंबर्स के खेलना पसंद है, और ये साउथ से रहने वाले साउथ इंडियन थे। मैंने हिंट दे दिया, आप लोग बताइएगा। SST में आपका, TGT में, SC कैटेगरी में 63 में हो जाएगा। पुष्पा मैं आपको इन्फॉर्म कर दिया हूँ। 68 में, इंग्लिश में 67 में आपका UR में, 67 में UR में मेल या फीमेल आप बताइएगा। इंद्रजीत कुमार सिंह 67, मैथ और साइंस, हाँ सॉरी इंग्लिश वाले आप यहाँ देख लीजिए। हाँ मेजर ध्यानचंद्र हैं आपका। और डेट आप क्या बता रहे हैं, 14 को। खेल दिवस कब मनाते हैं, खेल दिवस 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स डे से संबंधित है। खेल दिवस मेजर ध्यानचंद्र, फीमेल में हो जाएगा, फीमेल में चांसेस है। 81 अमन गुप्ता आपका हो जाएगा। 14 अगस्त नहीं, 14 अगस्त गलत है। हाँ सही आंसर आ गया, इंद्रजीत कुमार सिंह 19 आपका है, इसका आंसर है 29 अगस्त। 29 अगस्त को मनाते हैं, 29 अगस्त। और मेजर ध्यानचंद जी, जिसको हॉकी के जादूगर कहते हैं, जिनको हॉकी के जादूगर कहते हैं। खेल दिवस के ही दिन, इसी दिन आपको सभी लोग को, जैसे आपको अर्जुन अवार्ड हो गया, द्रोणाचार्य अवार्ड हो गया, जो द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है जो कि ट्रेनर होता है, जिससे कि आपका अर्जुन के आपका गुरु होते थे ट्रेनर, उसी तरह से वर्तमान में जो ट्रेनर होते हैं जो आपका उसको मिलता है, एक द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है, अर्जुन अवार्ड मिलता है। रिसेंटली लास्ट ईयर अभी आपका अर्जुन अवार्ड आपका मोहम्मद शमी को मिला था, क्रिकेटर मोहम्मद शमी को। कई लोग नहीं, 19 अगस्त नहीं है पुष्पा, आपका गलत है, 29 अगस्त सही है। इंद्रजीत सही बता रहे हैं, 29 अगस्त। मैथमेटिक्स डे आपका डॉक्टर रामानुजन, हाँ संजय कुमार सही बता रहे हैं, चलिए सही बता रहे हैं, ये आपका दूसरा भी आंसर आ चुका है। मैथमेटिक्स डे आपको मनाते हैं रामानुजन जी के बारे में, और ये 22 दिसंबर को मनाते हैं हम लोग, 22 दिसंबर। आंसर कभी किसी ने बताया ना अभी, बट
22 दिसंबर इसका है, और रामानुजम के बनाते हैं। मैथमेटिक्स का ये जादूगर कहलाते थे। इनको नंबर से खेलना है, इनका देवी मतलब इनका जो एक कहानी स्टोरी भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा या फिर नहीं सुना है तो थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। इनके पास इतनी शक्तियाँ थी, इनके पास मैथमेटिक्स के अलावा इन्होंने इनफाइनाइट की खोज की। इनफाइनाइट जो हम लोग पढ़ते हैं 0/1, 0/1 ये इनफाइनाइट हो गया। इसको डिफाइन नहीं करते हैं, अनडिफाइंड इसको कहते हैं इंग्लिश में, अपरिभाषित हिंदी में कहते हैं। अपरिभाषित हिंदी इंग्लिश दोनों वाले समझ लीजिए, अपरिभाषित। और ये मैथमेटिक्स के लिए एक एक चीज़ें इस तरह से वो सॉल्व करते थे। 10th में इनको सबसे ज़्यादा 100 आउट ऑफ 100 आया। उसके बाद अन सब्जेक्ट में ये वीक थे, बाकी सब्जेक्ट में वीक थे। 10th पास करने के बाद 12th पास करने के लिए इनको 3 साल लग गया। बाकी सब्जेक्ट से इनका इंटरेस्ट नहीं होने के कारण काफ़ी इनको प्रॉब्लम्स हुआ। कम उम्र में शादी होने के बावजूद अपने पूरा जीवन जो है समर्पित कर दिए थे मैथमेटिक्स के लिए। और इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आपको, और ये भी एक बिहारी ही थे और इन्होंने ही शून्य का आविष्कार किया था। उनका नाम बताइएगा। 0 का आविष्कार किसने किया था? बिहारी ही थे और वो प्राचीन काल से थे। शून्य यानी 0 के आविष्कार किसने किया था? राजीव गांधी खेल रत्न का मेजर गांधी, हाँ नाम भी चेंज कर दिया गया है। सात्विक और चिराग को मिला इस साल, हाँ जी इस बार सात्विक और चिराग को मिला है। वेरी गुड। चलिए कोई और क्वेश्चन रहता है आप पूछिएगा। अरावत को भी मिला गया। चलिए गूगल, कई लोग गूगल सर्च करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन्फॉर्मेशन होना चाहिए आपके पास और रिवीजन कीजिए। TRE-4 और TRE-73 BPSC के लिए हम बताना चाह रहे थे और इसमें हम शेयर करेंगे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन। 4 ऐसे बुक बताएंगे जिसको आपको TRE अगर इस बार सिलेक्शन नहीं होता किसी कारण से आप लोग का भी, तो आप लोग इसको फॉलो कीजिएगा। बेहतरीन ढंग से आपको बेनिफिट होगा। पहली चीज़ें आपको, सबसे पहले चीज़ करना है आपको PYQ किसी भी चीज़ के लिए। BPSC का PYQ ऑलरेडी मैं 3 से 4 बार घटना चक्र का मैंने आपको करवा दिया है। उसको आप हेल्प ले सकते हैं मेरे से या कहीं से भी ले सकते हैं जहाँ से आपको समझ आए। मेरे तरफ से ये जो इन्फॉर्मेशन जो शेयर करता हूँ PYQ जो कराने के लिए, यानी व्याख्या के साथ साथ उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताता हूँ जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। ये मेरे एंड से थोड़ा प्लस पॉइंट रहता है। थोड़ा एक क्वेश्चन, मान लीजिए हम 50 मिनट में 50 क्वेश्चन करते हैं, बाकी सभी लोग का मैंने वीडियोज़ देखा है मैं इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। वो सिर्फ MCQ करवाते हैं, ABCD करवा करके आगे बढ़ जाते हैं। ABCD वो 4 घंटे 5 घंटे का वीडियो लगातार डालने के लिए मैं भी डाल सकता हूँ, बट वो इन्फॉर्मेशन मुझे मेरे पर्सनली राय है, हो सकता है आपको बेनिफिट हो, बट मुझे बेनिफिट या फिर और कई लोगों को बेनिफिट नहीं हुआ। सबसे पहले आप PYQ को कंप्लीट कीजिए। घटना चक्र हो गया या फिर यूथ का आ गया या किरण का हो गया, कहीं से भी आप PYQ को 3 से 4 बार इसको टारगेट रखिएगा। 3 बार आपको करना है, या तो सुन करके कीजिए, 3 बार सुन करके कीजिए, लिख करके कीजिए, नोट्स बना करके कीजिए, जैसे भी कीजिए इसको 3 बार करना ही करना है। फर्स्ट चीज़। सेकेंड चीज़, एक टेक्स्ट बुक। सेकेंड चीज़ ये फर्स्ट आपको है TRE-4 के लिए और TRE-73 BPSC वाले के लिए, दोनों के लिए बेनिफिट होगा। सेकेंड चीज़ है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करना है। आपको कंपटीशन निकालना है। कंपटीशन निकालने के लिए 70% मोर देन इनफ है। किसी भी कंपटीशन को, जनरल कंपटीशन को निकालने के लिए आपको ये नहीं करना है बोर्ड एग्जामिनेशन की। आपको कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। PRT 82 हो जाएगा आपका। 82 72 में पूनम मिश्रा, अदर स्टेट फीमेल में आपको PRT में। पहले आप अभिषेक, अच्छा अभिषेक का आपका 82 है, इनका 72 है, दोनों का आपका हो जाएगा, दोनों का मेल फीमेल में। चलिए आपको शेयर करता हूँ। एक क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए पूछा था, 0 का आविष्कारक किसने किया था, आप लोग बताइएगा 0 का आविष्कारक कौन थे। वो बिहार के ही रहने वाले थे। चलिए दूसरा है आपको PYQ आपको 3 बार करना है, कम से कम 3 बार करना है। या तो 3 बार आप सुन लीजिए वीडियोज़ का किसी से जिससे आपको रिलेट करते हैं, आप बार बार आप सुनिए और उसके बाद उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए जो आपको नहीं आता है, जो आपको याद हो गया, जो आपको मान लीजिए आपको पूछा गया 1857 की क्रांति से बिहार से संबंधित कौन थे, आपका बाबू कुंवर सिंह याद हो गया, उसको नहीं लिखना है, वो लिखना है जो आपको याद नहीं रहता। जिससे कि आपका, मैं पूछ लूँ लखनऊ से कौन थे, कौन लीड कर रहे थे, या उसको दमन करने वाला नेता कौन था, अंग्रेज कौन था, तो वो याद नहीं होगा शायद आपको। या फिर लक्ष्मीबाई आपके कहाँ उनकी मृत्यु हुई थी, उनका मूल नाम क्या था, मलिकर्णिका, इससे संबंधित। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और साइंस में आपका बिहार कैटेगरी में आपका BC में 93 में जो है बिल्कुल आपका चांसेज है। पवन कुमार यू विल बी 100% इन द यू विल गेट DV कॉल। सो आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो जाइए। सेकेंड चीज़ करना है आपको, इसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। मान लीजिए आपने यहाँ पर आपको 400-500 पेज का है,
तो इसको कोशिश कीजिएगा 10-20 पेजों में, छोटे छोटे अक्षरों में या जैसे भी आप बनाते हैं 20 पेज में आपका कंप्लीट हो जाए। ये शॉर्ट नोट्स, जो नहीं आता है वही लिखना है, जो आपको याद है उसको छोड़ दीजिए, उसको नहीं लिखना है। जो नहीं आता है बस एक बार हिस्ट्री उठाइए तो 5 से 10 पेज में हिस्ट्री हो गया, फिर साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया। उसके बाद आपको करना है कि जो सबसे ज़्यादा वेटेज है, वेटेज उठाइए। वेटेज मात्र जिसकी प्रायिकता ज़्यादा होती है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आती है क्वेश्चंस का। ये आपको R&D नहीं करना है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है एग्जामिनेशन की, ताकि PT होने के बाद 70 वालों के लिए, मेंस होने के बाद, इंटरव्यू होने के बाद आप एक अधिकारी बन जाए। TRE-4 वालों के लिए PT एक ही एग्जामिनेशन है, कोई आपका इंटरव्यू नहीं है, कोई आपका ग्रुप डिस्कशन नहीं है, कोई मेंस नहीं है। तो एक ही एग्जामिनेशन में आपको R&D नहीं करना। प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे पूछा था, तो पता चलेगा हिस्ट्री से आ रहा है, साइंस से आ रहा है, साइंस में सबसे ज़्यादा बायोलॉजी से आ रहा है, फिर आपका केमिस्ट्री से आ रहा है, फिर या फिजिक्स से आ रहा है। इस तरह से आप अपने खुद एनालिसिस कीजिएगा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आपको आइडिया लग जाएगा। फिर आप उठाइए आपका करंट अफेयर्स, फिर बिहार स्पेशल। ये 4 सब्जेक्ट अगर आप कर जाते हैं 6 to 8, 9 से 10th, 11 से 12th, या फिर PRT वाले सभी लोग के लिए कॉमन होता है। 80 नंबर वाले जो है, अगर आपका SST है तो आप ये देख सकते हैं, अदरवाइज आप मैथ और साइंस आप फोकस कर सकते हैं अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। अब बात करें तो वेटेज के हिसाब से आपको मिल गया, उसके लिए टेक्स्ट बुक उठा लिया। आपके पास कोई भी नॉलेज नहीं है, मान लीजिए आपके पास जीरो नॉलेज है, जिसे मैंने अभी क्वेश्चन किया, जीरो का आविष्कारक कौन है, उसी तरह से आपके पास जीरो नॉलेज है, लड्डू बटा लड्डू है, बेवकूफ़ है। मान लीजिए अपने आपको बेवकूफ़ है, मैं भी बेवकूफ़ हूँ, आप भी बेवकूफ़ हैं, इस तरह से मान करके जीरो से स्टार्ट कीजिए। हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम उठाइए और पढ़ना शुरू करिए। अभी वर्तमान में बहुत समय है, अभी आपका 3 से 4-5 महीने बहुत होता है। इसको 20 से 25 दिन दीजिए, 20 से 25 दिन दीजिए। अगर आपने कहीं भी कुछ नहीं किया तो यूट्यूब से उठाइए, 3-4-5 वीडियोज़ का देख लीजिए, 10 घंटा 15 घंटे का टाइम लगता है, 3-4 दिन लीजिए, इसको देखिए। उसके बाद खुद से इसको 3-4 बार पढ़िए। 3 बार पढ़ने के बाद इसका भी शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। इसी तरह से आप साइंस का भी कर सकते हैं, इसी तरह से बिहार स्पेशल का कर सकते हैं। BPSC 70 निकालने के लिए ये 4 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 100+ नंबर आपका आएगा, 100+ नंबर आएगा। इससे संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया था आपको रिसेंटली, उसको आप जरूर जा करके देख सकते हैं, रिसेंटली आपको देख सकते हैं। BPSC 70 के लिए आपका 19 मिनट का वीडियो है, उसको जा करके आप कैरी कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए 79 में आपका मैथ और साइंस में आपका UR में फीमेल में हो जाएगा, RK कैरियर, एंड PRT में 79 है बिल्कुल। चलिए वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कंटेंट बेहतर लग रहा है और उससे बेहतर लग रहा है, सिर्फ हम आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने के साथ साथ वो लिंक, वो पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर सभी की बातें कर रहा हूँ, ताकि आपको कोरिलेट कर सकें। 79 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस 11 नवंबर को BPSC की एग्जामिनेशन, 11 नहीं 17 नवंबर को है, BPSC 17 की 17 नवंबर को एग्जामिनेशन है पुष्पा, तो आप उस अनुसार अपने आप को प्लानिंग कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसमें आपको पूरा सिर्फ BPSC 17 की बातें किया है, तो उसको एक बार जरूर आप 1.5 की स्पीड से या फिर आपको 2 की स्पीड से, जितना भी आप संभव हो सके, ताकि मेरी बातें समझ पाएँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं फास्ट बोलता हूँ, तो कोशिश कीजिए 1.5 की स्पीड से उसको देख लीजिए और साथ ही साथ नोट्स बना लीजिए उसका। चलिए अभी मैंने आपको दिखाया था, डेट के साथ दिखाया था आपको, कई लोग वीडियो बाद में ज्वाइन किया। 70th BPSC का इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर किया था आप लोग को, यहाँ पर मैंने शेयर किया था, वेयर आई हैव कंप्लीटेड, यस ये दे सकते हैं, ये देख सकते हैं। आपका 17 नवंबर को आपका एग्जामिनेशन है और ये सारे पोस्टों पर आने की संभावना है। इस बार वैकेंसी सबसे ज़्यादा आने वाली है 67th के बाद, 67th के बाद सबसे ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है। लेकिन और इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, पिछले 5 साल का जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको शेयर कर देता हूँ। सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देख सकते हैं इन पदों पर आपको निकल चुकी है आपका वैकेंसी, आपका ये सारी चीज़ें हैं। और 69th में 475 वैकेंसी आई थी और अभी इसका रिजल्ट अभी प्रक्रियाधीन है। मेंस का रिजल्ट आया है अभी रिसेंटली, 2 दिन पहले, कुछ दिन पहले, 4 दिन। ये आपका 69th में वैकेंसी आई थी और इस बार आपकी 1200 से ज़्यादा या 1500 कई लोग बता रहे हैं, तो कम से कम 1000+ तो वैकेंसी आएगी। ये आपका 68 में आया था, 68 में वैकेंसी थी, 68 में 324 वैकेंसी थी, 324। और आपका 67th में इससे सबसे ज़्यादा अभी तक का जो है पिछले 5 साल में अगर रिकॉर्ड देखें, 67th में ज़्यादा वैकेंसी थी। इसमें SDM का भी पोस्ट था और इसमें कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा गया था। इस बार भी अगर कट ऑफ वैकेंसी ज़्यादा आती है तो कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगा। पिछले बार जनरल का कट ऑफ 91 गया था,
तो उस हिसाब से देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का आपका 86 गया था। मेल की बात कर रहा हूँ, फीमेल आप अपने देख लीजिएगा, 5-6 नंबर का डिफरेंस रहता है। 66 में वैकेंसी भी ज़्यादा थी, 66 में आपका वैकेंसी भी ज़्यादा थी, लगभग 689 वैकेंसी थी। और 65 की वैकेंसी की बात करें, 434 वैकेंसी थी, 434। इतनी सारी वैकेंसीज अभी तक क्लियर कर चुकी है बीपीएससी। अभी प्रक्रियाधीन है, इंटरव्यू बाकी है इनका, बाकी इनका हो चुका है, इनका हो चुका है, ये हो चुका है। 70 बीपीएससी का इंतजार कर रहे हैं, और जो कि 17 नवंबर को होने वाली है पीटी। उसके बाद आपका होगा मेंस, पीटी और मेंस। चलिए, कोई और क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं। स्पेक्ट्रम को तो मॉडर्न हिस्ट्री के, हाँ मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अच्छा रहता है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका, अगर आप बीपीएससी की बात करें या फिर टीआरई की बात करें, तो सबसे ज़्यादा अगर आपका 30 क्वेश्चन आता है हिस्ट्री से 30 क्वेश्चन के वेटेज होता है, ज़्यादातर यही रहता है कि 2-4 नंबर आगे पीछे होता है, मैक्सिमम ये एवरेज ये 30 क्वेश्चन है, जिसमें से 20 से 22 क्वेश्चन आपका यही रहता है मॉडर्न हिस्ट्री से। और फिर आपका है आपका 5 से 6 क्वेश्चन आपका मिडिवल से रहता है, एंशिएंट से आपका रहता है 3 से 4-5 क्वेश्चन आपका रहता है। ये वेरी करता है, ये आपका वेरी करता है, बट ये आपका फिक्स है, तो वो 20 से 22 क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री से। 66 में पीटी में हुआ था, वेरी गुड पुष्पा। तो बट आपका मेंस में शायद नहीं हुआ होगा, कोई बात नहीं, इस बार फिर से प्रयास कीजिए। बीच में आपने एग्जामिनेशन 67, 68, 69 क्यों नहीं दिया? क्या आपने दिया था या नहीं हुआ, तो आप इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा, और कितने नंबर से रह गया था। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने आपको बताया, सबसे बढ़िया स्पेक्ट्रम उठाइए, और आपका पॉलिटी के लिए इनके पास समय है, और आगे भविष्य में देखते हैं कि हम ऑफिसर बने या अधिकारी बने। लक्ष्मीकांत उठा करके आप पढ़ना शुरू कीजिए, जिस भी लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है। स्पेक्ट्रम भी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है, आप उसको उठा कर पढ़ना शुरू कर दीजिए। अभी वर्तमान अगर आप 70 नवंबर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो अभी इसके लिए समय नहीं बचा है। लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ सकते हैं, 13 से 14 नंबर का क्वेश्चन आता है। स्पेक्ट्रम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो पढ़िएगा, अदरवाइज हम सजेस्ट नहीं करेंगे। इसका भी एक शॉर्टकट तरीका है, यानी शॉर्टकट का कुछ भी नहीं होता है, बट ये आपके पास जो समय है उसका उपयोग कर सकते हैं। आपका हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए, साइंस के लिए कुछ सब्जेक्ट के आपका कुछ आपको बुक बता देते हैं, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, और टीआरई वाले भी ये इसको फॉलो कर सकते हैं, डोंट वरी। टीआरई वाले भी, क्योंकि जब हम बड़े, अगर आप हाथी का आप तैयारी करके जाएंगे, हाथी का तैयारी करेंगे, तो घोड़े पर आराम से चढ़ सकते हैं। यानी कि खजूर से गिरे, कहते हैं ना, आसमान से गिरे तो खजूर पर अटके, इस तरह से अगर आप आसमान की तैयारी करें तो खजूर पर अटक ही जाएंगे। अदरवाइज आप तैयारी सिर्फ टीआरई 4 के लिए करेंगे तो शायद हो सकता है यहाँ भी ना हो, और ये तो चला ही जाएगा। स्पेक्ट्रम इसके लिए, हिस्ट्री के लिए सबसे बेहतर है स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। बाकी आप एंशिएंट और मिडिवल के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। अभी वर्तमान में जो बता रहे हैं, वर्तमान आप अरिहंत का उठा लीजिए, अरिहंत का एमसीक्यू और इसका नोट्स भी आता है। अरिहंत और एमसीक्यू नोट्स स्क्रिप्टेड फॉर्मेट में, मतलब छोटे में रहते हैं, और प्लस इसका अरिहंत का एमसीक्यू एनसीईआरटी के बेसिस पर इसका एमसीक्यू दोनों उठा लीजिए। पॉलिटी के भी उठा सकते हैं, और साथ ही साथ साइंस का आपका हिस्ट्री, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों संलिप्त रहता है उसमें। इकोनॉमिक्स का भी मिल जाता है, इकोनॉमिक्स का भी आ जाएगा। 200-400 रुपये का बुक आता है, ज़्यादा नहीं, आपको महंगा पड़ेगा। और ये मेरा नोट्स भी इस पर बना हुआ है, स्क्रिप्टेड आपका जो है शॉर्ट फॉर्मेट में नोट्स भी बना हुआ है, 6 से लेकर 12 तक का विद एमसीक्यू के, उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। एनी हाउ एक अरिहंत का अच्छा बुक है, उसको भी आप ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया। ज्योग्राफी के लिए भी फॉलो कर सकते हैं, ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, 3 से 4 सब्जेक्ट को आप नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। ज्योग्राफी अगर आपका पढ़ना है तो बिहार स्पेशल पढ़ लीजिए, बस एडुटेरिया पढ़ लीजिए, या फिर आप क्राउन पढ़ लीजिए, या फिर आप इम्तियाज़ अहमद के बुक को पढ़ लीजिए बिहार स्पेशल के लिए। इसमें से सबसे ज़्यादा बिहार स्पेशल का आपका हिस्ट्री से आता है, फिर आपके आते हैं ज्योग्राफी से। ये 3-4 बुक है, क्राउन, इम्तियाज़ अहमद, इन सारे बुक्स को आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का ले लेते हैं। कुछ कई लोग का क्वेश्चन आ चुका है, मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया, आई होप कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा। कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। नरेंद्र यादव, पीआरटी में आपको 79 में हो जाएगा, 79 में आपको हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आ रहा है, कोई और क्वेश्चन नया है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, कुमारी निशा, यू आर फीमेल में 68 में, इंग्लिश में 63 आपका है, 63 आपका यू आर में, आपको देख लीजिए, इंग्लिश में आपका 63 है।
यूआर में आपका 63 में चांसेस कम है, बट मैं क्योंकि यूआर का इसमें 4 से 5 नंबर डाउन होगा, तो आप 4 का भी प्रिपरेशन कीजिए। साथ ही साथ डीबी के लिए भी आपको कॉल आ सकती है, चांसेज है। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ 100% होगा, जिनको हो जाएगा उनको 100% बता रहा हूँ आपको, बट यहाँ चांसेज है। बट आप डीबी आप TRE 4 के लिए बेहतरीन ढंग से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, बेहतरीन ढंग से स्टार्ट कर दीजिए। जो भी कमियाँ था उसको फिर से देखिए, क्या कमियाँ रह गई थी, क्या आपकी कमजोरी है, कौन सा सब्जेक्ट वीक था, उसको आप दुरुस्त करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट 79 मैंने बता दिया, RK कैरियर एंड एकेडमी। PRT मैंने बता दिया, नरेंद्र यादव 79 में हो जाएगा। चलिए, आई होप कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको गैदर हो गया होगा। रंजीत सिंह 68 में, आपको मैथ में 63 फीमेल में, 63 फीमेल में आप देख लीजिए। चांसेज है, चांसेज रहेगा, बट ये नहीं कर रहा हूँ आपका हो जाएगा। चांसेज आपका 50% चांसेज है। आप TRE 4 के लिए प्रिपरेशन में लग जाइए, TRE 4 के लिए आप लग जाइए अभी से। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। चलिए, इसी वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे। अभी तक जितने लोगों ने अपने से अभी तक आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो पाया होगा। मैं मॉडर्न हिस्ट्री, हॉलीडे एंड एंशिएंट हिस्ट्री मैंने कंप्लीट करा दिया था। 100 से ज़्यादा, मैंने 110 से ज़्यादा क्वेश्चन करवाया है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। जिन लोगों को पढ़ने का इच्छा होगा, आंसर देने का इच्छा होगा, दे सकते हैं। जीरो का आविष्कारक कौन थे, अभी तक किसी ने बताया नहीं। आप लोग से फिर से 2 से 4 मिनट इंतजार करेंगे, अदरवाइज हम इसका आंसर दे देंगे। और उनका नाम स्टार्ट होता है, मैं हिंट दे देता हूँ। जीरो के आविष्कारक कौन थे, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं या कहीं से इन्फॉर्मेशन कर सकते। उनका स्टार्टिंग नाम है ओ से, ठीक है। बाकी आप लोग बिहार से रहने वाले हैं। जीरो का आविष्कारक भारतीय, पहले भारतीय थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री पूछेंगे आपका। एंशिएंट उन्होंने स्टार्ट किया था 110, ये तीसरी बार हम BPSC का आपका करवा रहे हैं आप लोग के लिए। आप लोग इसका बेनिफिट उठाइएगा। ये मेडिवल हिस्ट्री है, आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए बताइएगा, मॉडर्न हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। आंसर यहाँ से हटा देते हैं। चलिए यहाँ से आप लोग को बताइएगा। आधुनिक भारत का इतिहास। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ, तो कौन हुआ था? ऑप्शन है आपका डियाज, वास्को डी गामा और अल्मीरा या अल्बुकर्क। बताइएगा। 1 2 3, 2-3 सेकंड के लिए वेट करेंगे। आप लोग आंसर बताइएगा। मैं आप लोग का बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब दे चुका हूँ। PRT में, बिहार में, OBC में, फीमेल में हो जाएगा। चांसेज नहीं, बिल्कुल हो जाएगा आपका। चलिए आप लोग आंसर बताइएगा फर्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलिए आंसर का जवाब। हाँ, आपका आंसर शायद मैं देख नहीं पाया था पुष्पा। आपने आर्यभट्ट बताया, सही, वेरी गुड।
प्रेजेंट में पटना में, हाँ, कुसुमपुर के निवासी थे वो, कुसुमपुर के निवासी थे, वेरी गुड। जीरो के आविष्कार आर्यभट्ट थे वो, और कुसुमपुर पटना आपका पटना के यानी कि बिहार के रहने वाले थे। ये आपको पुर्तगाल उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन थे? आपका अल्मीरा थे, अल्मीरा, ठीक है। याद रखिए अल्मीरा, कई लोग इसमें कन्फ्यूजन करते हैं, अलबुकर और अल्मीरा में कन्फ्यूजन करते हैं, तो अल्मीरा आपके प्रथम वायसराय थे, प्रथम वायसराय। ये पुर्तगाली है जो कि 1498 में आया था, वास्को डी गामा 1498 में आया था। इसने भारत की खोज किया था, हालांकि इसने बोला मैंने भारत की खोज कर दिया, बल्कि इससे पहले भी पुरानी इसकी हिस्ट्री हुआ करती थी, भारत की ऑलरेडी पहले से था, बल्कि इसने रास्ता खोजा था कि समुद्र मार्ग से आकर के रास्ता खोजा था, 1498 में आया था और कालीकट में आया था ये, ठीक है। किस लिए आया था? तो इसका मकसद था व्यापार करने का, व्यापार करने का, और यहाँ से वो काली मिर्च लेकर जाता था, कालीकट आपका केरल से वहाँ से उठा करके कर्नाटक वहाँ से लेकर के अपना जाता था व्यापार करने के लिए, और उसको 60 गुना प्रॉफिट हुआ। 1498 में आया था, फिर से दोबारा आया ये 1500 एक्स्ट्रा फैक्ट में बता रहा हूँ, 1503 में फिर से दोबारा आया, उसका 2-3 साल रहने के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसका कब्र जो है इंडिया में रह गया, यानी कि व्यापार करने के मकसद से आया, बट यहीं पर रह गया था, और इसकी मृत्यु भी यहीं पर हो गई था। भारत की समुद्री रास्ता की खोज किया था, बिल्कुल, भारत की समुद्री रास्ता, पुष्पा, वेरी गुड। चलिए आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, देखते हैं आपका जो है आपका भारत में प्रथम पुर्तगाल जो है वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है आपका है 1505 से लेकर के 1509 तक इसका जो है आपका काल है, शासन काल है, और 1505 में ये भारत पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बताइएगा, आप लोगों के लिए आंसर छुपा देता हूँ। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? हुगली का उपयोग कौन करता था, बताइएगा, कौन करता था? ऑप्शन से डच, फ्रांसीसी, हाँ आपका अंग्रेज, पुर्तगाली। अभी मैं आपका स्टार्टिंग किया हो तो पुर्तगाली ही होंगे, इसका आंसर बताइएगा, सी ऑप्शन से पुर्तगाली। जो फास्ट आंसर दीजिएगा सभी लोग, और वीडियो को अपना जो है रिफ्रेश करते रहिएगा, बार बार रिफ्रेश कीजिएगा, ताकि आपको जो है जो आपका लाइव जो चल रहा है उससे संबंधित आपको क्वेश्चन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। एक बार वीडियो को लाइव आप अपना स्क्रॉल करके रिफ्रेश कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, इसकी व्याख्या दे सकते हैं। पुर्तगालियों द्वारा हुगली के बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, 10 से 12 क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं, फिर आपका नेक्स्ट वीडियो से हम कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट डे से आपका कंटिन्यू करेंगे। आपका एक एक चीज़ आपका है, बीपीएससी का जितने भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, नोट्स है, पीडीएफ है, टेलीग्राम ग्रुप में वीडियो, ऑडियो और पीडीएफ फॉर्मेट है, तीनों फॉर्मेट जितना भी संभव हो सकता है मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, जो कि टीआरई के लिए भी बेनिफिट होगा, यानी टीचर रिक्रूटमेंट टीआरई 4 के लिए भी बेनिफिट होगा, और बीपीएससी 70 जो कि 17 नवंबर को एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, चाहे करंट अफेयर्स उसके लिए होना देना पड़े मुझे, बीपीएससी बिहार स्पेशल ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करा दिया। मैं आपको दिखाता हूँ आपको प्ले लिस्ट, यहाँ आप उसका 17-18 वीडियो में मैंने पूरा आपका एडिटोरिया कंप्लीट करा दिया, ये देख सकते हैं। ये आप पूरा जरूर जा करके इसको एक बार देखिएगा, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, क्योंकि ऑलरेडी मैं वहाँ के आसपास में हूँ, तो सारी चीज़ों को मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताया है, जो कि मेरे पास अनुभव है, इन्फॉर्मेशन है, उसके बेसिस पर, और साथ ही साथ बिहार का ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो चुका है, हिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुका है। ये आपका इकोनॉमिक्स का आधा पोर्शंस किया हुआ, आधा मैं बाद में कराऊंगा। इकोनॉमिक्स इसलिए रोका गया है ताकि बिहार के करंट जो आपका इकोनॉमिक्स बजट आया है, और बिहार अभी इंडिया का जो आपका बजट आया है इकोनॉमिक्स का, उसको लास्ट मोमेंट में करेंगे, एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले उसको करके जाना है, वो आपका करंट अफेयर से कोरिलेट कर देंगे, इसका रिलेशन रहता है उसका, ताकि आपको बेनिफिट हो सके। मेरा मकसद ये नहीं कि आपको वीडियो बनाना और सिर्फ इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, मेरा मकसद है आप लोग का सिलेक्शंस दिलाना। जब सिलेक्शंस लेने के बाद आप जब मिठाई खिलाते हैं, या उसके लिए आप 500-1000 रुपये जो भेजते हैं, उसकी जो खुशी है वो अलग ही लेवल का होता है, अलग ही लेवल का होता है। चलिए एनी हाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन था आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खां की उपाधि दिया था? तो ये आपका हॉकिंस, ये आपका जो था हॉकिंस आया था, इसको फारसी बोलने आता था, अंग्रेज था लेकिन इसको फारसी बोलता था। इसको पहले आया था, अकबर का आपका लेकर के आया था, जो स्पेक्ट्रम में मेंशन किया गया वो मैं आपको बता रहा हूँ आपका बुक्स में, यानी अकबर का जो है लेटर लेकर के आया था, अकबर के नाम का लेटर लेकर के आया था, आपका पत्र जिसको कहते हैं हिंदी में, वो पत्र लेकर, लेकिन जब ये पहुंचा था कुछ समय के बाद, तब तक वो जहांगीर उसमें शासन करने लगा। अकबर मर चुका था, अकबर मर चुके थे 1605 ईस्वी में, वो मर चुके थे, उसके बाद आपका जहांगीर का शासन काल शुरू हो गया था। तो 1608 ईस्वी में पहुंचा वो सूरत, 1608 ईस्वी में 3 साल लग गया उसको आने में। अकबर का लेटर आकर के पढ़ रहा है और ये सुना रहा है, अकबर जी आप महान हैं, ऐसे ऐसे ही आपका पूरा कहानी अपना हॉकिंस ने बता दिया, वो भी फारसी में बताया। तो
इसने बोला यार बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मेरे लेटर मेरा नहीं है, मेरे बाप का ही है, मेरे बाप अब्बा का ही है, तो मैं इसको ठीक है मैं आपको ये उसमें भी इंग्लिश बोलने वाला अगर फारसी बोल रहा है, सोचिए कैसा आपको लगेगा। बहुत मतलब आप लोग भी आसपास में जब कहीं घूमने जाते होंगे दिल्ली मुंबई या फिर आपका आगरा या फिर कहीं भी लाल किला, तो कुछ भी अंग्रेज को अगर हिंदी टूटे फूटे वो बोलता है बहुत अच्छा लगता है। तो इसको भी फारसी जब बोल रहा था हॉकिंस तो बोला बहुत अच्छा बोलते हो यार, बहुत अच्छा बोलते हो, तो तुमको खान की उपाधि दे देते हैं। तो हॉकिंस को खान की उपाधि दे दी। इसके बारे में जानते हैं। हॉकिंस जो है ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज की तरफ से एक कर्मचारी एक व्यापारी था। वो बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का ये पत्र लेकर के आया था। किसका? तो ये भी क्वेश्चन आता है, ये जेम्स प्रथम का पत्र लेकर के आया था जो कि 1608 में पहुंचा था। हालांकि ये पत्र था उसमें इसके बाप का नाम का पत्र था। 1 अप्रैल 1608 में वह आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर में से भेंट किया और जहांगीर ने हॉकिंस को 400 मनसब और फिरंगी खां या फिर इंग्लिश खां के नाम की उपाधि दे दिया था। इसको फिरंगी खां और इंग्लिश खां की उपाधि दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, इसको हाईलाइट इसको बंद कर बताइएगा। भारत में 1612 में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन है गोवा, हुगली में, आपका बंगाल में हुगली, अमरकोट, सूरत। बताइएगा ABCD आप बताइएगा कौन सा इसका सही जवाब है। तो इसका सही जवाब है आपका सूरत। सूरत इसका सही जवाब है। चलिए, कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत ने मुगल दरबार 1608 में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना अनुमति पाने में सफल नहीं हुआ था। उसमें इसको नहीं मिला था अनुमति। 1611 में पुर्तगाली के विरोध के बावजूद, यानी क्योंकि उसमें जो था पुर्तगाली जो 100 साल पहले 1498 में आ चुका था। 1498 पुर्तगाली का आया था वास्को डी गामा, 1498 या 98 लिख देते हैं। तो ये 100 साल के बाद लगभग डिफरेंस, 100 साल का डिफरेंस, 1500 मान लीजिए, इसको 1500 मान लीजिए, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर मान लीजिए 1500 में पुर्तगाली आ गया और ये आ रहा है 1608 में। देख सकते हैं कितने साल का डिफरेंस है, लगभग 110 साल का डिफरेंस है। ये 1498 में आ चुका था। तो अब पुर्तगाली अपना साठगांठ मुगलों के साथ बना चुका था और उसकी बातें मान रहा था। यानी कि पुर्तगाली नहीं चाहता था कि मेरा कोई कंपटीटर आए, कोई कुछ करे। तो उसमें जो है हॉकिंस अपने जो इतनी भी बड़ी था, यानी जो भी इच्छा लेकर के आया था, वो इच्छाएं उनकी पूरी नहीं हुई। पूरी तरह से उसको फैक्ट्री खोलने का इजाज़त, टैक्स या जितने भी बेनिफिट है, जो इच्छाएं थे, उसको पूरी तरह से नहीं मिल पाया। फिर भी 1611 में जो है पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिल्टन जो सूरत के समीप स्वामी में पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में उसको सफलता मिली। 3 साल के बाद फिर से उसने प्रयास किया। तो उसके बाद आपको पुर्तगालियों के विरोध होने के बाद, यानी पुर्तगाली जो है इसको विरोध कर रहा था, उसके बावजूद भी कैप्टन मिल्टन को मिलता है इजाज़त। ये क्वेश्चंस भी इससे बनता है कि किसको इजाज़त नहीं मिला था? हॉकिंस को इजाज़त नहीं मिला था, लेकिन कैप्टन मिलियंस को मिला था इजाज़त। कब मिला था? तो 1611 में मिला था, 1611 में। चलिए नेक्स्ट है आपका, ये आपको मुगल गवर्नर ने वहाँ इजाज़त, उनको अनुमति दे दिया था। कैप्टन वेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह के विजयी पुर्तगाली एकाधिकार के निरंतरता से को भंग कर दिया था। इससे पहले जो था कैप्टन बेस्ट जो था पुर्तगाली जो था इसका अधिकारी था, उसके सूरत के बंदरगाह पर विजय से ने पुर्तगाली का एक अधिकार, यानी कि मोनोपोली जिसको कहते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम वाले CBSE वाले जरूर देख लीजिए, सुन लीजिए, अच्छे से समझ जाइए। उनका मोनोपोली जो है वो भंग हो गया, ख़त्म हो गया। इसके बाद जहांगीर के शाही फरमान से अंग्रेजों ने सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को एक देश से दूसरे देशों में फैलाना शुरू कर दिया था, भागों में फैलाया। और शीघ्र ही अहमदाबाद, फिर बुरहानपुर, अजमेर और आगरा में सहयोगी फैक्ट्री भी, यानी जिसका ब्रांचेज कह सकते हैं। ब्रांचेज मान लीजिए A to Z लाइफ ग्रोइंग इंडिया एक आपका ब्रांच बन चुका है पटना से लेकर के फिर दिल्ली में, दिल्ली से मुंबई, इस तरह से ब्रांचेज खुलती चली गई। इसी तरह से आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रांचेज ये सारा खुलना शुरू हो गई। सबसे पहली कंपनी कहाँ थी? तो सूरत में स्टार्ट हुई। कब मिला इजाज़त? 1611 में। किसने दिया? तो कैप्टन मिल्टन ने इसको प्राप्त किया। और किसने इजाज़त दिया? तो जहांगीर ने दिया। आई होप कि इससे संबंधित अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यस नो में भी ज़रूर आप लोग बताइएगा, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, हाँ या ना ज़रूर आप लोग बताइएगा। यस पुष्पा, वेरी गुड, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। 5वां नंबर क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को नस्तनाबूद कर दिए, इसका जो होता है ना चिट्टा पुर्जा फाड़, जिसका ऑपरेशन कर दिए। शायद आपका क्वेश्चन इससे संबंधित अगर होगा नहीं छूटेगा। क्वेश्चन अगर आता है, चाहे TRE में आए या फिर BPSC बिहार SSC वाले कई लोग होंगे, अभी BPS RRB NTPC का भी वैकेंसी आने वाला है, जो कि 14 सितंबर से आप लोग भर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपके पास है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। 11,000 के आसपास वैकेंसी बहुत कम है, एनी हाउ बट ट्राई कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं,
फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। बताइए आप लोग क्वेश्चन, इसका जवाब है किस मुगल शासक के समय में सर टॉमस रो को भारत सर टॉमस रो जो है भारत आया था, किसके शासनकाल में आया था? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। टॉमस रो के साथ ही हॉकिंस आया था, उसको फारसी बोलने आता था बट ये खड़ा रह गया था। किसके शासनकाल में आया बताइए? अभी मैंने बताया आपको, अभी मैंने बताया ABCD आप लोग बताइएगा। तो जहांगीर के समय में। इसका सही जवाब क्या होगा? जहांगीर। अभी मैंने बताया अकबर का, अकबर लेटर लेकर के आया था बट वो मर गया था 1605 में, और 1608 में पहुंचा था जहांगीर के समय में। सर टॉमस रो जो है ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सितंबर 1615 में सूरत पहुंचा था। सितंबर 1615 ये दूसरा था, ठीक है। जनवरी 1616 में वह अजमेर में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी EIC शॉर्ट फॉर्म में, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखने का शॉर्टकट तरीका भी बताएंगे, डोंट वरी। आप लोग बताइएगा आंसर आपके हैं ऑप्शन 1601, 1632, 1774, 1651। आप लोग का आंसर जरूर दीजिएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा आंसर? 2 सेकंड वेट करते हैं, 1 2 3। चलिए आंसर जरूर दीजिए, जितने लोग लाइव अभी आंसर दीजिएगा तो आप लोग को याद भी रहेगा, और इतना याद होगा कि अपने बच्चों को भी आप सोते सोते भी बता दीजिएगा कि हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आपका आया था 16 दूनी 32 में। ये आंसर है आपका 16 दूनी 32। आप पहाड़ा पढ़े होंगे, काउंटिंग पढ़े होंगे इंग्लिश मीडियम वाले। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 कब आया था इंडिया में कंप्लीट? आपका 16 दूनी 32 में, याद रहेगा। पटना डिस्ट्रिक्ट आपका गजेटियर से इतिहास की किसी मानक पुस्तक या अन्यंत्र आपका 16 दूनी 32 में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना किया उनका कोई प्रमाण हमें प्राप्त नहीं हो सका, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग जो है निरंतर यह प्रश्न पूछा जाता है। ये फेवरेट क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन जो है BPSC से पूछते हैं। इसका उत्तर 16 दूनी 32 मानता है। कुछ अप्रमाणित स्रोत से ये प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम डचों ने पटना के कॉलेज के उत्तरी इमारत जो है 16 दूनी 32 में डच की फैक्ट्री की स्थापना की। इसकी सूती आपका जो है रुचि सूत्री वस्त्र और चीनी सोरा अफीम जो है बिहार से लेकर के जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन बताइएगा, इसका आंसर आप बताइएगा। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? जहांगीर है, औरंगजेब है, और शाहजहां या बहादुर शाह जफर। बताइएगा ABCD किस, इसका जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा औरंगजेब। औरंगजेब। इस सभी ने गलतियाँ किया था, शाहजहां जहांगीर ने खूब मौज किया था, और भुगतना किससे पड़ा? तो इसके बेटे को, औरंगजेब को। औरंगजेब जो काफ़ी क्रूर शासक था, क्रूर शासक था। चलिए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत। मुगलों का अंग्रेजों से ब्रिटिश ने पहली बार आपका संघर्ष 1686 में हुआ था। 1686 में हुआ था, अंग्रेज औरंगजेब के शासनकाल में होता। मुगल गवर्नर आपका शाइस्ता खान ने जॉन चार्लॉक जो है, जॉन चार्लॉक, इससे संबंधित भी क्वेश्चन आता है, सहित अंग्रेजों को हुगली से खदेड़ दिया था। जॉन चार्लॉक ने आपको खदेड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो कर्नाटक युद्ध हुआ था, आप लोगों को पता है, आपका 1746-48 के बीच में हुआ था। बताइए प्रथम कर्नाटक का युद्ध और किसके कारण हुआ था, किसके बीच में हुआ? इसका ऑप्शन आपके ABCD आप लोग को दिख रहा होगा। बताइएगा क्या इसका सही जवाब है? इसका सही जवाब है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण के कारण। अधिग्रहण कर लिया था अंग्रेजों, जो फ्रांसीसी जो जहाज़ है उसका अधिग्रहण यानी कि कब्जा कर लिया, सिंपल भाषा में कर सकते हैं। उसका मतलब रंगदारी करके उसको अपने कब्जे में कर लिया, अपने यूज करने के लिए। तो इसमें देख सकते हैं कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1746 से 48 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध, जो कि 1740 में प्रारंभ हुआ था, का विस्तार मात्र है। ग्रीस सरकारों के आज्ञा के अनुसार, इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे, पहले इस सारी चीज़ों को एक बार पढ़ लेते हैं। गृह आपका जो है गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों यानी अंग्रेज और फ्रांसीसियों में 1746 में युद्ध प्रारंभ हुआ। अंग्रेज कैप्टन वर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब बरूनी के महफूज खान के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेनाओं को फ्रांसीसी पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया गया था। सोच सकते हैं बिना पूछे। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अर्डियार्ड नदी पर स्थित आपका सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित कर दिया।
यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। अब मैं इसकी स्टोरी बताता हूँ। एक्स लॉ सापेन की संधि आपका 1748 में ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त हो गया। मद्रास आपका अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया था और कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है सेंट थॉमे के युद्ध के रूप में स्मरणीय है। इसका देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट क्या हुआ, जो आपका इन्फॉर्मेशन जो है, जैसे मान लीजिए एक ब्रांच आपका यहाँ पर है किसी का पटना में, ठीक है, पटना में, उसका को ब्रांचेज है। मान लीजिए मैंने एक के साथ पार्टनरशिप कर लिया, मेरा A to Z लाइफ ग्रोइंग इंडिया है और मैं एक B के साथ पार्टनरशिप कर लिया। जब यहाँ पर कुछ खटपट होगा, कुछ ना कुछ आपका इन्फॉर्मेशन होगा, तो सेम आपका दूसरा ब्रांच मान लीजिए मेरा दिल्ली में है, तो यहाँ पर इसका कुछ ना कुछ आपका लय दिखेगा। एज ए चीज़ यहाँ पर भी हुआ था 1746-47 में कर्नाटक का जो युद्ध का जो परिणाम हुआ था, ऑस्ट्रिया और अंग्रेज का युद्ध हो रहा था दूसरी जगह, और इसका परिणाम जो है अंग्रेज का जो है फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में यहाँ देखने को मिला है इंडिया में। इस सेम एज इट इज इस तरह से यहाँ पर परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर खटपट शुरू हुआ, अगर मूल जो सोर्स है, जैसे आपका सोर्सेज है, मान लीजिए आपके मम्मी पापा आपके घर में, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, आपको मम्मी और पापा में कुछ खटपट हुआ, तो पता चला कुछ दिन में आपके घर के माहौल जो है नेगेटिव हुआ और उसका असर आपके भाई बहनों पर भी पड़ा और आप पर भी पड़ता है। एज इट इज यहाँ पर भी जो है मेन सोर्सेज रूट पर हुआ इनफैक्ट, और यहाँ पर जो है सभी लोग जो है शासन करना आ रहे थे यहाँ पर, यानी व्यापार करना चाह रहे थे, एक तो अंग्रेज और दूसरा फ्रांसीसी, तो दोनों में यहाँ खटपट शुरू हो गई थी। इसी से कोरिलेटेड है, डेट को याद रखिएगा। और इसमें विजयी कोई नहीं हुआ था, ये जो है पुनः समाप्त हो गया था। बाद में वो जो है खटपट मम्मी पापा में सुलह हो गया, मम्मी पापा प्यार से रहने लगे तो दोनों भाई बहन भी प्यार से रहने लगे, या फिर बेटा वो उसी तरह से पटना मान लीजिए सॉल्यूशंस मेरा हो गया और दोनों पार्टनर में सुलह हो गई, तो दिल्ली में जो है मेरा कोचिंग संस्था या फिर आपका जो है सारी चीज़ें संचालित होने लगी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन, 1760 का प्रसिद्ध आपका बांदी वॉश का युद्ध जो है अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? ये किसके खिलाफ लड़ा गया था? फ्रांसीसी, स्पेन, मैसूर, कर्नाटक, बताइएगा आंसर। ABCD आप लोग जरूर बताइएगा किसके बीच हुआ था। तो आपका फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। किसके बीच में? फ्रांसीसियों। वांडीवास का युद्ध जो हुआ था आपका 1760 ईस्वी में, ईस्वी भी याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जाता है। वांडीवास का युद्ध है जनवरी 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था और ये उसी का परिणाम था, सेकेंडरी परिणाम था। और युद्ध में आपका इस बार फ्रांसीसी जो है पूरी तरह से पराजित हो गया था। अंग्रेजों सेना का नेतृत्व सर आयरकूट कर रहा था, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व जो है काउंट डी लाली कर रहा था, लाली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, खाली जगह वर्षों में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में मंगलूर की संधि का हस्ताक्षर किया गया था, बताइएगा। मंगलूर की संधि एक बार आपका श्रीरंगपट्टनम की भी संधि हुई थी, उसके बारे में भी जानेंगे। और इसका बाप था टीपू सुल्तान का हैदर अली, उसके बीच में भी हुआ था। बताइएगा इसका आंसर 10th का क्या होगा। ABCD आप लोग बताइएगा, ABCD, इसके बारे में भी हम स्टोरी बताएंगे, इन्फॉर्मेशन सारा करेंगे, इसके जो है अब्बू उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए इसका आंसर होगा आपका 1784 में हुआ था। श्री मंगलम की आपका मंगलपुर के आपका संधि जो हुआ था 1784 में। और इसमें क्या हुआ था, इन्फॉर्मेशन पहले यहाँ से गैदर कर लेते हैं, घटना चक्र में क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया, फिर आपको इम्पोर्ट बताते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में मंगलूर की संधि आपका 1784 में, संधि के बाद द्वितीय मैसूर युद्ध जो है आपका अंत हो गया था, 1780 से 84 के बीच में था। और 80 से 84 से पहले आपका है 63 में आपका हैदर अली लड़ रहा था, इसका बाप जो है। उसके बाद इसमें आपका हैदर अली की मृत्यु हो जाता है 1782 के आसपास में। 1780 के 84 के युद्ध में इसी बीच में आपका है 82 के आसपास में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और इसी को फिर आपका इसका बेटा जो है टीपू सुल्तान आपको उसका कमान संभालता है। कमान संभालने के बाद युद्ध को आगे बढ़ाता है, लगभग 4 साल तक देख सकते हैं युद्ध लड़ा गया। और लास्ट में जब ये दोनों युद्ध में क्या हुआ, कभी टीपू सुल्तान जीते, कभी अंग्रेज जीते, कभी टीपू सुल्तान जीते, कभी अंग्रेज जीते। मतलब कोई पूरी तरह से ये नहीं कर सकते हैं कि ये इस पर हावी था या कभी इस पर, दोनों एक दूसरे को मतलब संपूर्ण तरह से, जैसे कभी आपने बॉलीवुड मूवी देखा होगा, जब हीरो कोई एक दूसरे से फाइट करता है तो कभी मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए आपका जय वीरू का, एक शोले का एग्जांपल ले लीजिए। जय वीरू कभी जय वीरू को मार रहा है, वीरू जय को मार रहा है, कभी को वो हारता नहीं एक दूसरे से। ये जय भी मारता है, कभी वीरू भी मारता है, याद रखने के लिए बता रहा हूँ, कोरिलेट कर सकते हैं। तो हारा कोई भी नहीं, जय वीरू में से कोई नहीं हारा, कोई यहाँ गब्बर नहीं है, ठीक है। तो हारा कोई नहीं। तो बाद में कहा यार बहुत लड़ लिए, मेरा बाप भी मर गया, तुम लोग का भी सैनिक मर चुका है, लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया, चलो एक काम करते हैं, आपको मंगलूर में संधि कर लेते हैं, हम तुम्हारा जीता हुआ क्षेत्र तुमको वापस करते हैं, तुम मेरा जीते हुए क्षेत्र को वापस कर दो। इस तरह से ये संधि समाप्त हो गई। लेकिन टीपू सुल्तान
को मलाल था ये कि मेरा बाप भी चला गया, ये सारे नुकसान है। इसको भी नुकसान था कि यार ये पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में अखंड राज्य करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के यानी अंग्रेजों को यही एकमात्र है जो कि हमें बार बार रोक रहा है, तो हम आगे करेंगे। श्रीरंगपट्टनम में उसके बाद फिर क्या करता है, फिर से ये बार करता है, अंग्रेज फिर से धोखा देने की कोशिश करता है। अवध है और जितने भी राजा हैं उनको मिला करके आसपास में जो दक्षिण भारत के थे उसको फिर मिला करके आ करके फिर आपका 1792 फिर 1792 में युद्ध करता है। इसमें आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है जिसमें से इसके टीपू सुल्तान के बेटे को भी जब्त कर लिया जाता है और लगभग आपका 2 करोड़ या के इसमें फाइन इसमें लगा दिया जाता है। पूरा इसका जो है ज़मीन इसमें रख लिया था। श्रीरंगपट्टनम पूरी तरह से जो कह सकते हैं आपका टीपू सुल्तान को एक तरह से निराशाजनक और स्वाभिमानी इंसान को जब उसके जो है सम्मान पर अगर ठेस पहुंचाता है तो बहुत ज़्यादा उसको नुकसान होता है। तो उसको काफ़ी नुकसान हुआ, करोड़ों रुपया उसको नुकसान के रूप में देना पड़ा और अपने बेटे को एज ए कह सकते हैं उसको रखना पड़ा। बाद में जो है टीपू सुल्तान ने उसको सोचा कि या तो जिएंगे या मरेंगे, अंग्रेज़ों को छोड़ेंगे नहीं। और लास्ट में युद्ध करते हुए अंग्रेज की तरफ से भी नया अधिकारी आ गया, उसने भी कहा कि टीपू सुल्तान को अब मारना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये बार बार हमको तंग करेगा, ये घायल शेर है। तो फिर से 1799 में इसको टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में अपने राज्य को अपने साम्राज्य को अपने धरोहर को अपने महल को बचाते हुए उन अपने वीर गति को प्राप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को। आई होप कि कुछ हेल्प हो पाया होगा, यस नो में भी जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को सोल्वली के स्थान पर हराया था? तो किसने हराया था? थॉमस वेस्ट ने हराया था, ठीक है, पुर्तगाली को। इसके बारे में व्याख्या जानते हैं, चलिए इसकी व्याख्या जानते हैं और एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ के चले जाएंगे, आप लोग आंसर बताइएगा 12वें नंबर क्वेश्चन का। चलिए 16 से 11 में पुर्तगालियों के विरुद्ध के आपके बावजूद कैप्टन मिल्टन सूरत के समीप आपको सॉल्वे के आपका पहुंचा और मुगल गवर्नर ने यहाँ व्यापार करने की अनुमति लेने में सफल हो गया। कैप्टन वेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय से पुर्तगाली अधिकारी की निरंतरता को भंग कर दिया गया, यानी कि जो एक एकाधिकार था मोनोपोली उसका खत्म कर दिया। सूरत में अस्थायी रूप से फैक्ट्री स्थापित की, यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में भी फैलाया, ब्रांचेज खोलना शुरू कर दिया, शीघ्र ही अहमदाबाद, ये सारी चीज़ मैंने ऑलरेडी बता चुका। अभी ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर बताइएगा 12 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपों के वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त हुई, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया, अभी बताया था। बिहार, गुजरात, बंगाल या फिर मद्रास, ये आप लोग 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दीजिएगा।